अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कमल। वेलकम बैक टू द मॉर्निंग शो गाइस। बहुत दिनों से आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, तो आज फिर आपसे मुलाकात हुई। उम्मीद है कि आप सबका रमज़ान और ईद जो है वो बहुत अच्छी गुजरी होगी। हर दिन हम कहते हैं ना कि एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई सुबह होती है, और तो उसके साथ साथ जब सुबह होती है, नया दिन होता है, तो उस नए दिन के आगाज़ पर जब आप सोचते हैं ना कि हमने अपनी ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ना है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कैसे बनाना है, तो हर दिन को प्लान ज़रूर करें कि आज मैं अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या करना चाहता हूँ, अपने गोल को किस तरह से अचीव कर सकता हूँ, और आज उस गोल को अचीव करने में जो मेरा किरदार है वो क्या हो सकता है, और आज का जो दिन है उसमें मुझे क्या कंट्रीब्यूट करना है। जब आप अपना दिन प्लान कर लेते हैं, अपने कामों को सॉर्ट कर लेते हैं, तो आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, बहुत बेहतर हो जाती है, बहुत ऑर्गेनाइज हो जाती है, और आपको जो है वो जल्द अज जल्द उसके नताइज भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो हम यकीनन आप अपना सब डे आउट प्लान करें, और जो है जो करना है अपना कामों को अरेंज करें, साथ साथ मॉर्निंग शो भी देखते रहें, कॉफ़ी पिएँ, नाश्ता करें, कामों को भी करते जाइए साथ साथ। सबसे पहले लेकिन आपको अवेयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है, तो जो इन्फॉर्मेटिव स्टोरीज़ हैं, जो टॉप स्टोरीज़ हैं, क्या हो रहा है शहर भर में, वो भी आपको बताते हैं। तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो सिंध के सीनियर वजीर हैं शर्जील इनाम मेमन, उनकी जानिब से आवाम के लिए खुशखबरी है, और वो ये खुशखबरी है कि पिंक बस सर्विस के जो 2 नए रूट्स हैं वो भी 23 अप्रैल से शुरू करने का फैसला कर दिया गया है। पिंक बसेस आ रही हैं, और इस हवाले से आप देख रहे हैं फुटेजेस में भी नज़र आ रहा है, और आपको हम बता भी रहे हैं कि जो 10 नई पिंक बसेस हैं उसमें उसको सर्विस में शामिल किया गया है। नई बसेस जो हैं वो 3 और R3 और R10 के रूट्स पर चलाई जाएंगी। पिंक बस सर्विस के दोनों रूट्स का इफ्तिताह जो है वो फेयर हॉल में आज किया जाएगा, और काफ़ी ज़्यादा हमें देख रहे हैं कि पसंद भी की जा रही हैं पिंक बसेस। जो रेड बसेस सर्विसेज हैं, ग्रीन बस भी आई है, और भी बसें आने का कहा गया है कि और भी रूट्स बनाए जाएंगे और बसेस को भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कुछ अब बेहतरी आना शुरू हो गई है, नज़र आ रहा है हमें। इसके अलावा जी जनाब ईरानी सदर जो है वो दौरा कर रहे हैं पाकिस्तान का, 2 रोज़ा उनका दौरा है। कराची भी आएंगे, कल पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं डॉक्टर इब्राहिम रईसी साहब, और इस हवाले से जो है वो 23 अप्रैल को आम तातील का भी ऐलान किया गया है। तो मंगल के दिन आम तातील होगी। तमाम जो निजी और सरकारी दफातर तालीमी इदारे वो बंद रहेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया, तो बच्चों के और दफातर जो सरकारी दफातर में काम करने वाले लोग हैं उनके तो बड़े मज़े आ गए। इसके साथ साथ जी रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के 2 रुकनी सऊदी वफ्द ने जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा किया है, और एयरपोर्ट पर जो कायम मकाम मैनेजर हैं उन्होंने सऊदी वफ्द को इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी है। एयरपोर्ट लाउंजेस का जायज़ा लिया गया है आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए और बेहतरी उसमें लाने के लिए जो है वो मुशावरत की गई। इसके अलावा जो दौरे का मकसद था वो ये था कि इमिग्रेशन सहूलियात को हतमी शक्ल देने की कोशिश जो है वो की जा रही है, और ये भी कहा गया है कि जो रोड टू मक्का जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें जो लाउंज हैं, जो हॉल और टर्मिनल्स हैं, उनको ख़ास तौर पर मख्तस किया जाएगा कि वहाँ पर जो सऊदी अहलकार हैं वो काउंटर्स और आलात लगा सकेंगे, वहाँ पर उनकी चेकिंग हो सकेगी जो लोग जाएंगे। तो जो रोड टू मक्का प्रोजेक्ट है उसका इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पहले ही कामयाबी से नफाज हो चुका है, और अभी सेकंड कराची एयरपोर्ट है जिस पर काम हो रहा है। इसके अलावा कराची के हवाले से एक और ख़बर ये भी है कि कराची में जो डायरिया है वो बहुत ज़्यादा फैल रहा है, क्योंकि आलूदा पानी और गंदगी के बाइस इस वक्त हम देख रहे हैं कि मक्खी मच्छरों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है, और जिसकी वजह से पानी भी एक तो गंदा है, तो लोग एहतियात भी नहीं कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा जो मरीज़ हैं उनकी तादाद में इजाफा हो गया है। यौमिया जो है वो कई केसेस सामने नज़र आ रहे हैं, और कराची में जनवरी से अप्रैल तक अगर फिगर्स आपके साथ शेयर करूँ तो 1,83,000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 5 साल से जो कम उम्र है उनमें 76,402 बच्चों में डायरिया रिपोर्ट हुआ, और 5 साल से जो ज़ायद हैं वो 90,955 अफराद हैं जिनमें जो है वो डायरिया के केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो रजिस्टर्ड नहीं है, तो उनको भी हम यकीन जहन में रखेंगे कि कितनी बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त इफेक्ट हो रही है। इसके अलावा मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने शहर भर में झंडे और पैनाफ्लेक्स उतारने का हुक्म दिया है। इससे पहले भी हमने देखा कि अदालती अहकामात भी जारी किए गए थे कि जो बिल बोर्ड्स वगैरह हैं उनको उतारा जाए, जो झंडे हैं उनको उतारा जाए, लेकिन इंतखाबी मुहिम वगैरह चल रही थी और उस इंतखाबी सरगर्मियाँ थी तो नहीं उतारे गए थे। लेकिन उसके बाद भी हमें नज़र आया है कि अहकामात पर अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, और अभी मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी कल बात की है कि झंडे वगैरह और फ्लैक्स वगैरह उतारे जाएं, लेकिन कोई अमल दरामद होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिना अस्पताल की भी बात करेंगे कि जिना अस्पताल बहुत बड़ा अस्पताल है, लेकिन सहूलियात का फुकदान है। जान बचाने वाली जो अद्वियात हैं वो बाहर से ख़रीदने पर आवाम मजबूर है, और जो उसके प्राइसेस हैं उसमें भी इतना इजाफा हो चुका है कि 100% रेज़ हमें नज़र आ रहा है। तो जो लोग वहाँ पर आ भी रहे हैं जिना हॉस्पिटल में, वो यही कहते हैं कि
आप देख तो रहे हैं डॉक्टर्स, लेकिन हर चीज़ बाहर से ख़रीद के लेकर आनी पड़ती है और लोगों के पास पैसा ना होने की वजह से सरकारी अस्पतालों में वो लोग धक्के खा रहे होते हैं और जो है वो लोगों को फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं। तो जो एमरजेंसी में भी जो ऑक्सीजन पोर्ट्स हैं वो टूट चुके हैं, ईसीजी की मशीन है वो दस्तयाब नहीं है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, उन सब की कमी है। तो जिना अस्पताल तो लग रहा है कि इस वक्त किसी का कोई फोकस उसमें नज़र नहीं आ रहा है। इसके अलावा जो चिकन के रेट्स हैं उसकी भी बात करेंगे। मुर्गी है कि सस्ती होने का नाम नहीं ले रही है। 663 रुपये किलो सरकारी कीमत है और अगर आप बाज़ार में ख़रीदने जाएंगे तो 700 से ज़्यादा कीमत में 730 750 रुपये तक मुर्गी का गोश्त जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और अभी तक इसके प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई खातिर खा इक़दाम नज़र नहीं आ रहे हैं। इसके अलावा कराची वुमेन वेस्ट इंडीज़ जो है मैच, उसके हवाले से भी बात होगी। पाकिस्तान बमुकाबला वेस्ट इंडीज़ वनडे सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ ने दूसरे वनडे में सनसनीखेज़ मुकाबले के बाद पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम को 2 विकेट से हरा दिया है। इस हवाले से भी बात होगी और जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे कराएंगे। फ़हीम सिद्दीकी साहब, ब्यूरो चीफ कराची, वेलकम टू द शो। फ़हीम साहब कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपके नए सेट के साथ, नए सेट के साथ नहीं, नए सोफ़ों के साथ कुछ तब्दीलियाँ हैं आपके सेट में, अच्छी लगी और चेहरे वही पुराने हैं और चलें कोई बात नहीं, बदलने चाहिए, चेहरे पुराने ठीक है। नहीं चेहरे नहीं, निज़ाम को बदलो। तो निज़ाम भी नहीं बदला, वो कुछ ज़्यादा नज़र आ रहा आपका। लेकिन अच्छा है माशाल्लाह, आप नई जगह पे और आपने प्रोग्राम दोबारा से शुरू किया, वेलकम बैक। और आपने कहा कि रमज़ान और ईद अच्छी गुजरी हुई। ईद शो भी तो आपने किया था शायद? हाँ, ईद शो तो मैंने किया था, लेकिन आप लोगों को नज़र आ रही थी वैसे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, मैंने खुद नहीं देखा है। ईद मुबारक आपको। खैर मुबारक, ईद भी वसूल चुकी हूँ मैं आपसे। हाँ शुक्रिया, आपने ऑन एयर बता दिया। दोबारा भी मांग सकती थी, लेकिन देखिए मैं कितनी ऑनेस्ट हूँ। लेकिन बहुत जावेद भाई से ज़रूर लेना है मुझे। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक जावेद भाई, आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। ईदी दे दीजिएगा अभी ब्रेक में, वरना ऑन एयर अगर आपने नहीं दी तो मैं बिल्कुल सच सच बता दूंगी। मैंने पहले किसी को दिया जो आप रह गई हैं। आप जिनको देते हैं उनकी लिस्ट में मैं नहीं हूँ। लेकिन अभी शामिल कर लेना इस दफ़ा मुझे। बस उसका जुमला बड़ा मज़े का था, मैंने पहले कभी किसी को दी है जो आप रह गई हैं। क्यों नहीं देते आप? नहीं मैं देता हूँ, ऐसा नहीं, बच्चों को देता हूँ। पता है इनके बारे बच्चों को में, देता हूँ। पुराने साथी हैं, बहुत पुराने साथी और पुराने पापी। तो जनाब कैसे गुजर रही है, फिर क्या हो रहा है, कैसे चल रहा है शहर भर के हालात बताएं, और सबसे ज़्यादा तो ये कि क्रिकेट की दुनिया में क्या चल रहा है। जावेद भाई ज़रा उस हवाले से भी तो अपडेट करें। अब वेस्ट इंडीज़ का मैच भी हो रहा है कल, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की ख़वातीन क्रिकेट टीम को नेशनल स्टेडियम में, जो आखिरी बॉल तक गया और पाकिस्तानी टीम बस हल्का से एक आखिरी बॉल में 3 रन चाहिए थे और एक कट लगा, फर्स्ट स्लिप में बॉल गई और फिर वहाँ से चौका हो गया, तो पाकिस्तान इस तरह मैच हार गया। तो लेकिन बहुत अच्छा पाकिस्तानी लड़कियों ने मैच खेला और जीत जाती तो सीरीज़ 1-1 बराबर हो जाती, लेकिन अब 2-0 से पाकिस्तान हार चुका है सीरीज़। 3 मैचों की वनडे सीरीज़ है, उसके बाद जो है 5 T20 होंगे। कल पाकिस्तान की बिस्मा मारूफ ने कोई 65 रन बनाए, उसके अलावा सिद्रा अमीन ने 50 रन स्कोर किए, निदा डार ने 4 विकेटें हासिल की। तो अच्छा परफॉर्मेंस तो अच्छी नज़र आ रही है। हाँ, खेल रही लड़कियाँ, क्योंकि देखिए हमें मानना चाहिए कि हमारी लड़कियाँ बहुत छोटी उम्र से खेलना शुरू नहीं करती, तो इस वजह से उनको एक फ़िज़िकल फिटनेस का मसला रहता है। तो हमारी लड़कियाँ जितना भी खेल रही, ये भी मेरे ख्याल काफ़ी होता है, तो उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। वैसे भी अब थोड़ा सा फोकस बेहतर हुआ है वुमेन क्रिकेट पे, तो हमें नज़र भी आ रहा है वो टीम के अंदर चेंजेस आए हैं और कोचिंग में भी बहुत बेहतरी हुई है। शौक बहुत बड़ा है। आप मैं क्या बताऊँ कि हर 10 में से अब एक लड़की ज़रूर पाकिस्तान में जो क्रिकेट में शौक रखती है, खेलना चाहती है, जो स्कूल कॉलेज की लड़कियां हैं। तो ये अच्छी बात है, एक पॉजिटिव चेंज आया है पिछले 10-15 सालों में, ये बेहतरी आई है। वरना 20 साल पहले इतना शौक नहीं था लड़कियों में, बिल्कुल बहुत ही बुरा अजीब सा समझा जाता है कि लड़की जाके क्रिकेट खेले या कोई भी स्पोर्ट्स में चले। अब थोड़ा शौक बढ़ रहा है, वालिदैन भी समझ रहे हैं इस बात को कि लड़कियों को भी खेलने का मौका, एक्सपोजर भी मिला है ना। अब ये भी देखें कि बहुत सारी जो हमारी फीमेल क्रिकेटर्स हैं, पहले तो हमें नाम भी नहीं पता होते थे, अब वो स्टार्स बन गई हैं, नामों को से लोग जानते हैं, नज़र आती हैं हमें एडवर्टाइजमेंट्स में भी, उसके अलावा जो है वो फील्ड में भी, उसके अलावा कोचिंग में भी, कमेंट्री बॉक्स में भी। तो उसकी वजह से भी एक थोड़ा माहौल जो है ना, पिछले कई सालों में परफॉर्मेंस भी अच्छी हुई। पाकिस्तान ने एशियन गेम जीता, फिर न्यूजीलैंड में जाकर आया, यहाँ पे साउथ अफ्रीका की टीम को सीरीज़ यहाँ पाकिस्तान में हराई। तो जो अब अच्छा खेलते हैं, जीत होती है, तो जीत से ही शौक बढ़ता है सब में, तो यही हो रहा है। और अब और चीज़ें बेहतर हो रही है। पाकिस्तान टीम अगर क्वालिफाई कर जाए वर्ल्ड कप में, तो आइंदा साल वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेलना है इंडिया में जाकर। निदा ने, मेरा ख्याल है निदा डार ने कोई वो भी अचीवमेंट भी है उनकी, कोई कल रिकॉर्ड भी बनाया उन्होंने, शायद 100 विकेट मुकम्मल की अपनी 108वें मैच में। वो पाकिस्तान की दूसरी
बॉलर हैं जिन्होंने 100 विकेट मुकम्मल की। इससे पहले सना मीर टोटल 151 विकेट लेकर पहले नंबर पर हैं पाकिस्तान की तरफ से। तो निडार आपके कप्तान हैं, तो वो कल भी उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनके 4 विकेट हासिल की, लेकिन मैच वो नहीं बचा पाए। लेकिन बेहतरी आ रही है, रिग्रेट नहीं है, रिकॉर्ड्स बन रहे हैं, अच्छे मैच हो रहे हैं, मजा आ रहा है और अच्छी क्रिकेट। क्लोज आप जाके हारे तो इतना अफसोस नहीं होता किसी को कि यार चलो बिल्कुल क्लोज मैच था, बिल्कुल ऐसा लगा कि अब वो जीत जाएंगे हम जीत जाएंगे। तो क्लोज जाके हारे, एक मुकाबला हो तो किसी को अफसोस नहीं होता। वन साइड मैच पे लोग फिर ज़्यादा फिर तनकीद करते हैं। प्लेयर है हमारी, शायद उन्होंने उनकी मेहंदी थी लगे हाथों से, उन्होंने कोई क्रिकेट खेली है, वो भी तो कोई आलिया रियाज ने पिछले दिनों वकारी यूनुस जो पाकिस्तान के साबिक कप्तान है, ज़बरदस्त फास्ट बॉलर, उनके छोटे भाई अली यूनुस से उनके निकाह हुआ था रमज़ान में, और अब मंगनी हुई थी, और अभी ईद के तीसरे दिन जो उनका निकाह हो गया है। आलिया रियाज अभी रुखसती नहीं हुई क्योंकि कमेंटेटर हैं अली यूनुस, तो वो कमेंट्री भी कर रहे हैं, और यकीनन जब ज़मीन आसमान मिलाते होंगे आलिया रियाज के लिए तो वो उन्होंने फिर उनके बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा कि आप यहाँ बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में, और आपकी मनकूहा जो है वो वहाँ सामने प्ले ग्राउंड में खेल रही हैं, और आपने बताना है कि उनकी कैसी परफॉर्मेंस। बड़ा इंटरेस्टिंग होता होगा, और देखने वाले भी इसे बड़ा लिंक करते हैं। पाकिस्तान की ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों में पाकिस्तान के परफॉर्म करती रही। अभी इस 2 मैचों में नहीं चली वो, लेकिन उम्मीद है कि आइंदा पूरा मौका उनके लिए। और सब बड़ा कमेंटेटर ने एक यानी खातून क्रिकेटर से शादी की, तो बड़ी खबरों में रही ये चीज़ें, और उनकी शादी में पाकिस्तान के तमाम स्टार्स ने शिरकत की लाहौर में जब निकाह हुआ उनका, तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम हुआ था। ज़बरदस्त, तो यकीनन ज़बरदस्त खबरें भी हैं, और अच्छा हमें वो एनवायरनमेंट भी नज़र आ रहा है, और भी खबरें आपको बताएंगे, और उस पर तबसरे भी होंगे, लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है खबरों की, और ख़बर आज ये भी है कि आवाम के लिए खुशखबरी है, पिंक बस सर्विसेज में इजाफा हो रहा है बस सर्विस में, और जो 2 नए रूट्स हैं उनको भी शामिल किया गया है। कल से स्टार्ट हो रहे हैं वो 2 नए रूट्स। इतना मुश्किल हो गया, टंग ट्विस्टर बन गया। तो आप उस प्रोग्राम में जाया करें ना, हमारे शाम में एक प्रोग्राम आता है, उसमें जाया करें फिर। नहीं, मैंने अपने शो में भी ईद में सारे टंग ट्विस्टर ठीक कहे थे, खबरें नहीं बोली। जी हाँ, ये बड़ी अच्छी खबर है कि 2 पिंक बस सर्विस के रूट्स आज नए लगाए बीच में, नया फंस रहा है, वो वाकई फंस रहा है। तो आज फरियाल तालपुर साहब जो हैं इसका इफ्तिताह करेंगे। फ्रियर हॉल में एक तकरीब है, और जो हमारे सीनियर वज़ीर हैं शर्जील मेमन साहब, वो भी इस तकरीब में होंगे, और उनकी काविशों से जो है ये एक नया 2 नए रूट्स जो हैं ये शुरू हो रहे हैं। अच्छा, ये क्या है चक्कर है, ये R3 और R10 के रूट्स पर चलाई जाएंगी, तो क्या है वो रेड सर्विस भी चलती रहेगी, और ये पिंक भी ऐड कर रहे हैं उसमें? ख्वातीन के लिए हैं, वही मैं पूछना चाह रही हूँ, रेड बस सर्विस अलग चलती रहेगी। बिल्कुल, और इसकी अच्छी बात यह है कि इसकी जो ड्राइवर्स हैं वो भी ख्वातीन होंगी, और आज की जो तकरीब है जिसमें इसका ऐलान भी होना है, वहाँ पर इन ख्वातीन को इनके ड्राइविंग लाइसेंस भी दिए जा रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग है, और एक पाकिस्तान का इमेज जो इंटरनेशनल है वो इससे बेहतर होता है कि आपके यहाँ ऐसी सर्विसेज भी हैं जो ख्वातीन के लिए मखसूस हैं, और दूसरी बात ये कि वो जो सर्विसेज हैं उसमें आप मौका दे रहे हैं ख्वातीन को ही कि वो आगे आएँ, और वो आगे आकर जो है अपने आप को साबित भी करें। वो जो हम कहते हैं ना कि शाने से शाना मिला के चलना, तो आम तौर पर समझा जाता था कि जनाब ख्वातीन जो है वो ड्राइविंग कर, ख्वातीन को तो आम तौर पे ड्राइव करने के ऊपर भी जो लोग एतराज़ करते थे कि पता नहीं क्या कैसी ड्राइवर। यहाँ ख्वातीन जो है वो बसेस चलाएंगी, और बसेस भी जो है वो इतनी बड़ी बड़ी बसेस, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग वो है, और एक अच्छी वो है। अच्छा, वैसे तो देखा जाए तो लास्ट टाइम जब ये तकरीब हुई थी तो उसमें ये ऐलान किया गया था, शर्जील नाम मेमन और बाकी लोग भी मौजूद थे, कि ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, और फिर खवातीन आई भी, हमने बुलाया था उनको जिन्होंने ट्रेनिंग्स ली, तो वो इंतज़ार कर रही थी कि जैसी हमें लाइसेंसेस मिलेंगे फिर हम इन बसेस को। अच्छा, बड़ा स्पीड अप किया गया, कुछ माह पहले की बात है, 2-2.5 माह पहले की बात है। पिंक बस के बहुत जल्दी ट्रेनिंग ऑलरेडी चल भी रही हैं, तो ये बड़ी मज़े की खबर है, और कराची वालों को इसकी मुबारकबाद भी होनी चाहिए। और ये इसलिए भी अच्छी है कि देखें बहुत बड़ी तादाद है ख्वातीन की जो घरों से एक तो जॉब के लिए निकलती हैं, फिर अपने मुख्तलिफ कामों से निकलते हैं, शॉपिंग के लिए निकलती हैं, विंडो शॉपिंग के लिए निकलती हैं आप जैसी ख्वातीन, तो यकीनन उनको जो है फिर पिंक बस अगर मिलेगी तो एक अच्छी सर्विस है उनके लिए। विंडो शॉपिंग करती हूँ, मेरे पास तो शॉपिंग पे जाने का टाइम नहीं होता है भाई। नहीं, एक बार जाती हैं खरीदती हैं, फिर दूसरा जाती हैं दोबारा वापस करने के लिए। अच्छा, चेंज कराने। लेकिन इन्हीं जैसी ख्वातीन के लिए लिखा होता है कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, तब्दील नहीं होगा। इतना बदनाम कर रहे दोनों बैठकर मुझे।
मैं कोई भी चीज़ जो है ना, वो एक तो मसला है कि मैं बहुत ढूंढ के कोई चीज़ पसंद आ जाए तो वो लेती हूँ और फिर ट्राई करके लेती हूँ कि दोबारा ना आना पड़े मुझे। ये बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो बिला वजह ऐਵੇਂ ही बस बदनाम किया आपने खबर। अच्छा, अगर आप पिंक बस में बैठेंगी तो दोबारा नहीं बैठेंगे? नहीं, क्यों नहीं बैठूंगी? चलो फिर ठीक है। अच्छा, ये मैं आपने एक दफ़ा सिर्फ आप चेक करके लेती हैं तो क्या लेती हूँ, आप खरीद रही थोड़ी जा क्या क्या कर रहे हैं? ये दो रूट्स बताए बताओ यार भाई। R3 के जो R3 R10 का रूट्स बताए ना, ये रहे R3 मींस के नॉर्थ कराची पावर हाउस, नागन चुरंगी, फिर नाज़ाबाद, और स्टेडियम से होते हुए कारसाज, फिर FTC डिफेंस, और डिफेंस होते हुए कोरंगी, यहाँ गोदाम चुरंगी से होते हुए नासिर जंप पे इख्ताम पदर होता है R3, और R10 जो है मज़ार कायद से सदर, और सदर से होते हुए PIDC, और फिर उसके बाद ये CBU तक जाती है R10 की। और ये 3 जो है वो तो बहुत ही लंबा सा रूट है और वाकई। लेकिन इस ये जो रूट आपने बताया, काफी लोग डिफेंस क्लिफ्टन में लोग नॉर्थ से आना चाहते हैं और ऑफिसेज हैं, तो ये पुल आती है, ये सुबह के वक्त में इसमें चढ़ने के लिए भी जगह नहीं होती, खड़े होने की भी जगह नहीं होती। देखिए, ये जो है ना, बेसिकली एक सर्वे हुआ था कराची का, और उसमें ये देखा गया था कि कितने लोग, औरंगी कराची की बहुत बड़ी आबादी है, तो बेसिकली वो सर्वे औरंगी के हवाले से था कि औरंगी के लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ ट्रैवल करते हैं। तो उस वक्त जो है वो ये पता चला था कि औरंगी के लोग डेली की बुनियाद पे 50,000 के करीब लोग जो हैं वो औरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं। कहाँ से? औरंगी से। तो वो जो ये हमारी ऑरेंज लाइन बनी है, इस ऑरेंज लाइन को इसीलिए नागन चौरंगी तक ले जाया जा रहा है, और फिर नागन चौरंगी से हमने एक ब्राउन कॉरिडोर शुरू करना है, वो रेल सर्विस होगी, उसको कोरंगी तक लाना है। तो आप इसके ज़रिए भी देखें, ये उसी सर्वे के तहत जो सर्वे हुआ था, उसी के तहत जो नागन चौरंगी से लेके और फिर इसको कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और ये तमाम रूट से गुजार के लाया जा रहा है, कि ख़वातीन की भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो कोरंगी, एक बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ आती हैं। इस चीज़ पर मुझे बड़ा एतराज़ है कि जो ऑरेंज लाइन है, जैसे हमने ये रेड लाइन सर्विस देखी है और या पिंक सर्विस, एक तो सर्विसेज और ये नया फंस रहा है भाई। तो जो पिंक बस सर्विस है, इसका एंकर चेंज करके देखते हैं। एंकर ये तो चाहते ही यही है। लास्ट, मेरे ख्याल से सेकंड लास्ट शो में भी आपको यही एतराज़ है। मैं तो सिर्फ ऐसे ही कह रहा था कि आपकी पूरी ना हो जाए। अल्लाह ना करे, आप अच्छा शो कर रही हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। अच्छा जी, आप आ जाए इधर बैठे हैं। नहीं, थैंक यू, मेरा कोई शौक नहीं है, मैं फिर उंगली उठा उठा के कहूँगा। कहे आपको इजाज़त है, कह सकते हैं। अच्छा, मसला ये है कि जो ग्रीन लाइन सर्विस है ना, उसका काम बड़ा ही ताख़ीर का शिकार हुआ। ट्रैक्स बनाए गए, लेकिन वो एक ट्रैक तो चल रहा है जो नुमाइश तक आता है, और उसका मेरे ख्याल से सरजानी टाउन से उसका स्टेशन स्टार्ट हुआ ना, तो वो बाकी जो काम है बहुत ज़्यादा जो है ना वो तवील होता जा रहा है। रेड लाइन के भी जो अलग ट्रैक बनना था, उसका भी बहुत ज़्यादा जो है ना वो लंबा हो गया। रेड लाइन के ऊपर तो, रेड लाइन तो इस वक्त कराची के लोगों के जले दिल के फपोले हैं, उन्हें तो नहीं फोड़ना चाहिए अभी। लेकिन जो असल है ग्रीन लाइन के ऊपर भी जो है वो काम नुमाइश से आगे रुका हुआ है। ये आपने जाना था टावर तक, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, उसके ऊपर भी काम रुका हुआ है। लेकिन अभी जो ये करने जा रहे हैं वो ये है कि ऑरेंज लाइन को ये ग्रीन लाइन से मिलाने जा रहे हैं, कि ऑरेंज लाइन के जो पैसेंजर्स हैं वो ऑरेंज लाइन पे ही टिकट लेंगे जहाँ तक जो उन्होंने जाना है, और आगे से वो और इसमें शिफ्ट हो जाएंगे, और इसी को जो है वो आप नागन तक भी लेके जाएंगे। यानी जो ऑरेंज लाइन का मुसाफिर है वो अगर जाना चाहता है शहर की तरफ नुमाइश तक, तो वो ग्रीन लाइन के जरिए के रूट पर आ सकेगा, और यही बस जो है वो आगे नागन तक भी जाएगी। तो ये एक थोड़ा सा उन जो माजी में ये जो हमने एक बनाया था मास ट्रांजिट के हवाले से जो एक सर्वे था, उसमें ये बात शामिल थी कि इन तमाम रूट्स को इंटरलिंक किया जाएगा। तो अभी फौरी तौर पर तो ऑरेंज को और ग्रीन लाइन को जो है वो इंटरलिंक किया जा रहा है, और इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी फ़ायदा होगा। अभी और बहुत सी लाइन्स बननी है, अभी रेड लाइन है, जैसे मैंने अभी आपको ब्राउन लाइन बताई, ये रेल सर्विस है, ये बननी है। लेकिन पहले जो लाइन्स चल रही है ना, कलर छोड़ दें अब, मेरे ख्याल से जो काम हो रहा है पहले उसको खुदा कंप्लीट कर लें, क्योंकि रेड लाइन का ट्रैक भी वो मॉडल से लेकर पूरा जो ये यूनिवर्सिटी रोड और ये सारा इतना अरसे से खुद वो काम कंप्लीट नहीं हो रहा है, वो बस की वजह से ट्रैक को एक्सपेंड करने का। तो वो एक्सपेंशन अब जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द सर हो गई हैं। दूसरी चीज़ मुझे ये भी पूछनी थी जावेद भाई कि क्या खबरें इस हवाले से, कहा गया था, ये शर्जील नाम मेमन साहब ने भी लास्ट टाइम और ये चीज़ उठाई थी, नेट पर भी मैंने देखा था, और पर्सनली भी मैंने ये रैपिड जो मास ट्रांजिट वाले हैं जब आए हुए थे शो में तो बात की थी कि कार्ड्स क्यों नहीं आप लोग लॉन्च करते हैं, रोज़ाना टिकट सिस्टम या जो पैसे हैं, क्योंकि जो रोज़ ट्रैवल करने वाले हैं दुनिया भर में उनका ये है कि आपने कार्ड में जी लोड करा लिया क्रेडिट, और ग्रीन लाइन में है कार्ड, एक ही ग्रीन लाइन में सिर्फ है, आया है, तो और एक रेड बस के लिए कार्ड अभी नहीं बना पाए, आप हर बस सर्विस में इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे पिंक यूज़ कर रहे हो या रेड।
आया है या नहीं अभी इंट्रोड्यूस हुआ? रेड बस में कार्ड नहीं आया है। अच्छा, ग्रीन और लाइन पिंक जो चल में भी रही है, नहीं जो आया? सुरजानी से लेकर रेड में तो नुमाइश भी तक रेड है। बस ही नहीं आई। हाँ तो अच्छा, उसका दूसरा है कि टिकट नहीं आया। एक बहुत, जैसे फ़हीम भाई ने बताया, औरंगी में बहुत बड़ी तादाद रहती है आवाम की, तो उनके लिए कोई सर्विस अब तक शुरू नहीं हुई। रेड बस अब तक वहाँ से शुरू नहीं हो पाई। वहाँ से भी होनी चाहिए। शर्जील मेमन साहब को वहाँ भी देखना चाहिए। और जहाँ मैं खुद रहता हूँ, अंडर मोड़ के पास नॉर्थ कराची, वहाँ भी कहा गया था शुरू होगी। सड़कें सारी अब अच्छी बन गई हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद की सारी सड़कें, तो अब वहाँ भी इनको शुरू कर देना चाहिए। जहाँ ज़रूरत है, जहाँ आवाम की बहुत बड़ी तादाद अपने रोज़गार पर रोज़ाना जाती है, तो उनको वहाँ ज़रूरत महसूस करते हैं। क्योंकि और इसमें एक चीज़ और भी मैं आपको बताऊं, जैसे अगर आखिरी स्टॉप के करीब करीब जो लोग रहते हैं वो तो शुरू में बैठ जाते हैं, बस फुल हो जाती है नागन तक आने में, लेकिन उसके बाद जो लोग वहाँ बैठना चाहते हैं वो कभी भी सीट उनको मिल नहीं पाती। इनको कभी ऐसी भी सर्विस करनी चाहिए, बाहर मुल्कों में होती है कि कुछ बसें आप शुरू करें, बस वो रूट वही होगा, लेकिन उसकी खाली बस दरमियान से स्टार्ट हो, ताकि दरमियान के लोगों भी कभी सीटें मिल पाएँ, वो भी कभी सीटों पर बैठ पाएँ, वो ऐसे नहीं सिर्फ खड़े होकर आना जाना सिर्फ करें। कराची यूनिवर्सिटी का पॉइंट याद दिला दिया आपने मुझे, तो उस पर कभी जगह नहीं मिली। तो हमेशा दरवाजे पे लटक के मुझे कराची यूनिवर्सिटी के पॉइंट में जाना पड़ा। उसकी वजह ये थी कि वही रूट ऐसा था कि वो पूरा भरी हुई हमारा पॉइंट आया करता था और कभी उसमें जगह ना मिली और हमेशा मैं लेट हो जाती थी, तो भागा दौड़ी करते हुए जाना होता था पॉइंट में जाना। लेट तो अभी भी होती है, ये तो कोई नई बात नहीं यार। मेरे नाज़रीन को पता है कि रोजाना मैं टाइम पे 10:02 पे 3 मिनट पे मेरा शो इन होता है, मैं टाइम पर होती हूँ। कल से जरा 10:01 पे इन कीजिएगा तो ताकि हम खाली कुर्सी भी दिखा सकें। अच्छा, तो मैं बात कर रहा बेसिकली मास कल इन ट्रांसपोर्ट। दोनों को ना बुलाइएगा, कल दूसरे मेहमान बुलाए, कल दूसरे बुलाए, देखिए मास ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के हवाले से जो मास ट्रांसपोर्ट का जब भी वो होता है, अच्छा, एक चीज़ मंसूबा मैं होता भूल है, जाऊंगी, आप इसको ऐड करेंगे। लेकिन जो बात अभी जावेद भाई करें ना वो सही है कि ट्रैक्स हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन जैसे मलीर में बहुत सारे ट्रैक्स स्टार्ट किए गए हैं, ये जो रूट्स हैं वो स्टार्ट किए गए हैं। शार फैसल में हमें बहुत बेहतरी नज़र आई क्योंकि मल्टीपल रोड टावर्स तक आ रहे हैं। लेकिन ये जो औरंगी है, कोरंगी है, लांडी है, ये कायदाबाद वाला एरिया, ये नेशनल जो हाईवे पे रोड जाता है, वहाँ तक जो है ना हमें कोई बस सर्विस अभी तक स्टार्ट हुई नहीं। बहुत बड़ी तादाद है जो कि वहाँ से भी सफ़र कर रही होती है या इन रूट्स पे जा रही होती है, तो वहाँ पे भी इसका शिकवा लोग कर रहे हैं और ये पहले भी कहा गया कि कंसिडर करें। अच्छा, मास ट्रांसपोर्ट के जब भी जो भी मंसूबे होते हैं ना वो उस वक्त कामयाब होते हैं जब उसके पैरेलल कोई आप ट्रांसपोर्ट की सर्विस ना चला रहे हो। आप इस वक्त अगर ये देख लें कि कराची में जो आपकी ग्रीन लाइन इस वक्त सब सिर्फ चल रही है, ऑरेंज चल रही है, लेकिन ऑरेंज का रूट बहुत मुख्तसर है। आप नागन पे देख लीजिए कि आपको कितने चिंची रिक्शे नज़र आते हैं खड़े हुए। आप जो है नाज़माबाद में देख लीजिए कितने चिंची रिक्शे खड़े नज़र आते हैं। ये जो पैरेलल ट्रांसपोर्ट सर्विस है ये इनको कामयाब नहीं होने देती। और असल में होता क्या है, फीडिंग पॉइंट्स होते हैं। कुछ सर्विसेज जो है फीडिंग सर्विसेज होती हैं। जिन बसेस की आप बात कर रही हैं कि बसेस जो हम शहर में चलते देख रहे हैं, जैसे पिंक सर्विस के तर्ज की आपने रेड बसेस भी देखी हैं, ये बेसिकली फीडिंग सर्विस कहलाती है कि आप जब कोई मास ट्रांसपोर्ट का मंसूबा शुरू करते हैं तो ये बेसिकली उसको फीड करती हैं कि आप अपने घर से निकले, आपके घर तक तो वो मास ट्रांसपोर्ट का मंसूबा नहीं है, लेकिन आप कोई एक बस पकड़कर उस पॉइंट तक पहुंच जाते हैं जहां से आपको मास ट्रांसपोर्ट का कोई वो मिल जाता है। लेकिन हमारे यहाँ जो ये पैरेलल सिस्टम है, ये जब तक ख़त्म नहीं होगा आपके ये मंसूबे कामयाब नहीं हो सकते, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके ऊपर बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है कि जहां मास ट्रांसपोर्ट के आप मंसूबे बनाएंगे वहां पर से आप ये चिंची रिक्शे वगैरह ख़त्म करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ कानून पे अमल नहीं होता। हमारा जो ये, और मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको औरंगी वाला सर्वे बताया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑरेंज लाइन की जो सर्विस है उसका मकसद ही यही था कि आप लोगों को लेके आएंगे शहर के उन इलाकों तक जहां वो जाना चाहते हैं। इसीलिए इतनी सारी लाइंस की हम बात कर रहे हैं जो बननी है, अभी बनेंगी। ब्राउन है, अभी येलो है, अभी एक और भी हमने बनानी है, मुझे इसका याद नहीं आ रहा, वो भी है, ब्लू है। तो ये सब जब बन जाएंगी तो फिर शहर में हमें नज़र आएगा कि एक मास ट्रांसपोर्ट का एक सिस्टम मौजूद है। अभी हमें यह नज़र आता है कि यार एक सर्विस चल रही है, लेकिन वो जो उसके चूँकि पैरेलल जो बहुत सारी चिंची रिक्शे वगैरह चल रहे हैं, बसेस चल रही हैं दीगर, तो उसकी वजह से वो कामयाब नहीं है। लेकिन मसला ये है कि फहीम भाई ज़्यादा में लोग अभी सफ़र करें, जैसे भी जावेद भाई ने भी जिक्र किया कि सब बसेस जो है भरी हुई जा रही है। नया रूट है तब भी भरी हुई बस ही हम देख रहे होते हैं, तो वाकई लोगों को ज़रूरत भी है इस चीज़ की। अगर आप स्किप कर देंगे जो लोकल हमारी पुरानी बसें हैं या जो चिंची रिक्शाज हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि शहर में फिर एक सारे प्रोजेक्ट मास ट्रांजिट मुकम्मल नहीं होंगे जब तक लोकल ट्रेन को बहाल नहीं करेंगे, जो 1995 में बंद हुई थी। उसके बाद से सिर्फ बातें होती रहीं। और मैं बताऊं, मेरे बाल भी सफ़ेद होने को और मैं शायद मर भी जाऊँ, मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी में शायद बहाल नहीं होगी लोकल ट्रेन।
सर्कुलर रेलवे की हाँ बात ये कर रहे हैं। सर्कुलर, और बार बार ऐलान होता है, हर 5 साल 4 साल नहीं, बाद ऐलान ये होता है, अब जो हो कराची जाएगा, अब हो सर्कुलर जाएगा। रेलवे पे अभी थोड़े अरसे पहले 6-8 माह पहले, बल्कि तकरीबन साल भर गुजर गया है, उसके ट्रैक्स को बहाल करने का काम शुरू हो गया था। जो रेलवे स्टेशन हैं कई जगहों पर मैंने देखा था कि उस पर शोज़ भी किए, वहाँ से आउटडोर शोज हम कर रहे थे, तो उनको रिवाइव किया जा रहा था। ट्रैक्स बहाल किए गए, सफाइयाँ हुई, उसमें पत्थर वगैरह डले, लेकिन वो ट्रेन चली नहीं, बस इतना हुआ, उसके बाद ख़त्म हो गया। तो क्या वजह हो ये भी सामने नहीं आया, लेकिन ये कहा गया था कि जो है ना सर्कुलर रेलवे स्टार्ट हो रहा है और काम भी किया गया, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। लेकिन बाहर चलें, ये तो अच्छा हो रहा है कि हमारे यहाँ जो बसेज़ हैं उसमें इजाफा हो रहा है, नए रूट्स भी आ रहे हैं, और इजाफा होना चाहिए, और आवाम को इसका ख्याल भी रखना चाहिए। इनको तबाह ना करें, इनको इस्तेमाल करें और अच्छे से इस्तेमाल करें, ये आप सबके लिए और हमारे लिए हैं। हम यहाँ पे ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ईरानी सदर का जो दौरा है 3 रोज़ा पाकिस्तान का, उस हवाले से बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब बात होगी ईरानी सदर का दौरे के हवाले से, पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सवाल ये, कल आम तातील है, आम तातील की वजह क्या है जावेद साहब? बिल्कुल सीधी उसकी वजह है कि सरकारी गैर सरकारी सारे इदारे की छुट्टी इसलिए दी गई ताकि उनका दौरा बिल्कुल पुरअमन अंदाज में, खुशगवार हालात में ये मुमकिन हो सके। उन्होंने गवर्नर हाउस आना है, फिर उन्होंने ईरानी कौंसलेट क्लिफ्टन में वहाँ उन्होंने जाना है, फिर मज़ार कायद पे भी हाजिरी देनी थी, 3-4 जगहों पर उन्होंने जाना है और मीटिंग्स उनकी होनी है। और मैं शायद अपनी याददाश्त में देख रहा हूँ कि बहुत अरसे बाद किसी बड़े सदारती लेवल पे किसी का दौरा कराची का हो रहा है, वरना 1960 तक तो यहाँ हमेशा आसानी से सबके दौरे होते रहे थे। मलका elizabeth भी आई थी कराची, तो उसके बाद से बहुत कम हो गई, क्योंकि इस्लामाबाद में कैपिटल हो गया। फिर कभी कभी लाहौर तक तो लोग आते हैं, अक्सर कराची नहीं आते। डियाना भी लेडी डियाना भी आई जब लाहौर आई, इस्लामाबाद, कराची में कल बहुत कम आना हुआ लोगों का उसके बाद से पिछले कुछ 30-40 सालों में। तो अभी एक अच्छा एक दौरा है, और हमारा पड़ोसी मुल्क है, उससे बहुत सारे मामलात में मुआहदे होने हैं, तिजारत, सफारत और बहुत सारी चीज़ों में, कारोबार में। तो इस तरह से एक अच्छा है कि, और 3 दिन वो दौरा करेंगे, इस्लामाबाद में आ जाएँ, लाहौर जाएंगे, फिर कराची में भी होंगे। तो इसलिए सेफ़ रखने के लिए और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी के लिए कोशिश की जा रही है, बेहतर से बेहतर रहे, कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश ना आए। वैसे ही कराची में इस वक्त वेस्ट इंडीज़ की टीम भी खेल रही है, कल भी उनका मैच है कराची में। इस्लामाबाद में न्यूजीलैंड की टीम खेल रही है, वो अब लाहौर में मैचेस खेलेगी। तो पाकिस्तान में माशाल्लाह सब लोगों को आना जाना शुरू हो चुका है, और अल्लाह करे कि यही चीज़ें रहीं। देखें, यहाँ जब तक बाहर से लोग आएंगे जाएंगे नहीं, तो आपके हालात रिकगनाइज़ नहीं होगा कि आपके हालात ठीक है। हम मुँह से जितना भी बोलते रहें बड़ा अमन है, बहुत सॉफ्ट बेंच है, ये है वो है, जब तक बाहर से लोग खुद से आना जाना शुरू नहीं करेंगे, वो एतमाद उनको तभी होगा जब वो खुद से आएंगे जाएंगे। और हम हमारे 10 बार बोलना चाहिए, हम अमन देंगे, सब चीज़ ठीक रहेगी। फिर इकनॉमिक सिचुएशन के लिए भी बहुत अच्छा है कि जो है ना वो दूर जब आते हैं और जब मुख्तलिफ तरह के मुआहदे होते हैं, और इस वक्त तो खैर ईरान ट्रेड के हवाले से जैसे ईरानी प्रोडक्ट्स जो हैं वो खासी मकबूल भी हैं, तो उसको चैनलाइज अगर कर दिया जाए फ़हीम साहब, तो आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सारे मुआहदे होने हैं, और एक तो हमारा बिरादर हमसाया मुल्क है, इस्लामी मुल्क है, और इसके ऊपर ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि छुट्टी कराची में क्यों दे दी गई। देखें, जो इस वक्त इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें इस दौरे की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जो कुछ इस वक्त खलीज में और अरब ममालिक में हो रहा है उस हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इस दौरे की, और पूरी दुनिया की नज़रें इस दौरे के ऊपर हैं। अगर इस दौरे में ज़ाहिर है हम इसराइल को कबूल नहीं करते, तस्लीम नहीं करते, इसराइल का जो दोस्त है वो हमारा दुश्मन मुल्क है, पड़ोसी मुल्क है, अगर कोई एक पटाखा भी चल जाता है तो पाकिस्तान के इमेज के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होगा। तो उस हवाले से ये सिक्योरिटी पर्पस से छुट्टी दे देना ये ठीक है मेरे ख्याल में, और माजी में भी इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। जब कोई सरबराह मुमलिकत दौरा करता आया है तो अमूमन जो है वो इस नौइयत के ऐलानात होते आए हैं, शहर बंद होते रहे हैं। शहर तो खैर बंद नहीं होगा, इसमें कोई जुमला ही गलत है कि शहर बंद होगा। हाँ, लोगों को जो है वो एक के ट्रैफिक में कहीं ना फंसे, कहीं ये ना तासुर जाए कि जनाब रोड जो है वो उनकी वजह से बंद कर दिए गए तो शहरियों को परेशानी ना हो। तो दोनों इसमें एक्सपेक्ट हैं, तो इसलिए जो है मैं समझता हूँ कि एक अच्छा फ़ैसला है। और इस दौरे के जो मैंने पहले भी कहा कि इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा असरात जाने वाले हैं। इसराइल और ईरान के दरमियान जो इस वक्त मामलात चल रहे हैं, दोनों ने एक दूसरे के ऊपर हमला किया है,
पाकिस्तान का इसके ऊपर एक मखसूस स्टांस है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के साथ उसकी उनकी अखलाक की मदद भी करता है, हिमायत भी करता है, और इस गज़ा के मामले के ऊपर वो इसराइल के इक़दाम को जो है वो बहुत ज़्यादा उसके ऊपर अपना रिएक्शन भी दे चुका है। तो जब सरबराहान मुमलिकत मिलेंगे तो इसके ऊपर भी डेफिनेटली बात भी होगी, और पाकिस्तान का एक मौक़िफ़ ब्रादर हमसाया मुल्क के साथ खड़े होकर जो जाएगा वो दुनिया उसका इंतज़ार कर रही है कि वो होगा क्या, बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि इस मौके पर अगर ज़ाहिर है जो शरपसंद हैं, जो नहीं चाहते कि इस दौरे से जो है वो मस्बत तासुर जाए दुनिया को, वो अपनी सी कोशिश कर सकते थे। तो इस दौरे को सिक्योरिटी के हवाले से भी एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी के यहाँ पे रखना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ख्याल है कि ये एक अच्छा इक़दाम है, और उनकी अहलिया भी साथ हैं इस दौरे में, और ये भी एक अच्छी बात है। कराची आएंगे, मज़ार कायद भी जाएंगे, उसके अलावा गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध से भी मिलेंगे वो, और जो यहाँ पर कम्युनिटी है उनसे भी उनकी मुलाकातें होंगी मुख्तलिफ़ कम्युनिटीज़ से। तो मेरी दुआ यही है कि पाकिस्तान का एक मस्बत इमेज जो है इस दौरे के हवाले से वो पूरी दुनिया में जाए। एक दौरा और भी हो रहा है रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के हवाले से, कराची एयरपोर्ट पे हम ये देख रहे हैं, वो भी खासा अहम है। बहुत और इम्पोर्टेंट इस हवाले से जो इस्लामाबाद एयरपोर्ट है उस पर तो इसका वो हो चुका है इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन यहाँ पर अब ये मुख्तलिफ लाउंज बनाए जा रहे हैं, सेपरेट जो है वो कर दिया जाएगा, ताकि क्योंकि रश भी बहुत हो जाते हैं एयरपोर्ट पे उम्रा और हज की फ़्लाइट्स के दरमियान, और उनकी जब आमदोरफ्त बढ़ जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है ना, सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मैं अगर जो है वो जाना चाहता हूँ सऊदी अरब, चाहे किसी भी मकसद के लिए जाना चाहता हूँ, उम्रे और हज के अलावा भी अगर मैं जाना चाहता हूँ किसी वजह से, तो मेरी जो इमिग्रेशन है वो यहीं पाकिस्तान में ही हो जाएगी। मैं जब यहाँ से सऊदी अरब पहुँचूंगा, जद्दा एयरपोर्ट पहुँचूंगा या रियाज एयरपोर्ट पहुँचूंगा, जहाँ भी उतरूंगा, तो वहाँ से मैंने से वो निकल के डायरेक्ट जो अपनी गाड़ी लेनी है और अपने जहाँ पे भी मैंने जाना है वहाँ मैंने चले जाना है। तो जो इमिग्रेशन का मरहला है, मैंने खुद चूँकि उम्रा किया के लिए जब मैं गया था तो मुझे बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशानी का सामना करना पड़ा था। मेरे साथ बच्चे भी थे, फैमिली भी थी, तो हमें कई घंटे जो है वो इमिग्रेशन की लाइन में वहाँ खड़ा रहना पड़ा था। अच्छा। तो यहाँ जब ये मसला यहीं हल हो जाएगा, और तो आप जब वहाँ पहुँचेंगे तो आप इजी होंगे। मशकूक लग रहे होंगे उन्हें, वैसे हमें तो इंतजार नहीं कराया उन्होंने, तो एक साथ कई फ्लाइट्स थी जिनकी वजह से शायद ये मसला हुआ। ये बहाना तो आपका अच्छा है वैसे, लेकिन तो अब आप लोगों को ही अलग कर देते। हाँ, आप असल में सऊदीया गई थी ना, अगर दुबई जाती तो शायद कुछ और होता। तो ये वाला मामला हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट वो है। और अगर आप इसको देखें तो अमेरिका ऑलरेडी इसको दुनिया के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका है, और कई बरतानिया इसको कई दुनिया के कई एयरपोर्ट्स के ऊपर इम्प्लीमेंट कर चुका है। तो ये अच्छा इकदाम है, और इससे जो है लोगों का वक्त भी बचता है कि आप किसी दूसरे एयरपोर्ट पर जाकर आप कम से कम, ये एक तो वो होता है कि आपके सफरी दस्तावेज़ात पूरे नहीं हैं और आपको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया, तो आपने जो एक ट्रैवल किया है फ़्लाइट का, वो सारा खर्चा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी आपकी ज़ाया होती हैं। तो अगर आपके दस्तावेज़ात में कोई कमी है तो आप यहीं के यहीं जो है आप बाहर आ जाएंगे एयरपोर्ट से, आपका वो फ़्लाइट का खर्चा भी बचेगा और सब होगा। अच्छा, एक और चीज़ इसमें ये भी एक अच्छी चीज़ होगी, क्योंकि उमूमन जैसे क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर जो लोग सऊदी अरब ट्रैवल कर रहे होते हैं, एक तो जॉब के हवाले से कर रहे होते हैं, और ज़्यादा तबका वो जो उम्रा और हज के लिए जा रहा होता है, तो उसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़ईफ़ होते हैं या जो पहली दफ़ा ज़िंदगी में कहीं सफ़र कर रहे होते हैं, तो उनको वहाँ जाके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि इमिग्रेशन काउंटर पे क्या बात, और डर भी बहुत ज़्यादा जाते हैं, घबरा जाते हैं, कुछ होता भी है उनके पास डॉक्यूमेंट तो भी दिखा नहीं पाते। तो यहाँ कम से कम ये लोकल लैंग्वेज का एडवांटेज होगा, सऊदी एहलकार भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, तो एक ये भी जो प्रोसेस पूरा सहल हो जाएगा, जो कम्युनिकेशन बैरियर हमें नज़र आता है वहाँ एयरपोर्ट पर जाने के बाद। जी हाँ, यकीनन जैसे फ़हीम भाई ने बताया कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है कि ख़ासकर जो मुकामी लोग हैं उनको आसानी होगी। इससे पहले अबुज़ई में अमेरिका जाने के लिए होता है कि वहीं से सारा प्रोसेस वहीं हो जाता है इमिग्रेशन का, तो इस तरह कराची में हुआ करेगा। और देखिए हमारे यहाँ से बहुत बड़ी तादाद जाती है सऊदी अरब, ख़ास तौर पे ज़ियारत के लिए, उम्रे के लिए, हज के लिए, व नौकरियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा वहाँ रश भी होता होगा। यानी इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा लोग जाते होंगे, ज़्यादा कहीं लोग जाते नहीं होंगे, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद हमारे यहाँ से जब हज की रेटिंग आती है तो सब ज़्यादा लोग पाकिस्तान या इंडिया के होते हैं वहाँ जो हज करने उम्रा करने जाते हैं। तो वो प्रोसेस यहीं पाकिस्तान में जाकर इस्लामाबाद में हो रहा है। अब कराची में काउंटर खुला है, कराची वह सबसे बड़ा एक एयरपोर्ट भी है पाकिस्तान का इंटरनेशनल, और आबादी के हिसाब से बड़ा शहर भी है, तो सिंध बलूचिस्तान के लोग यहीं से सफ़र करते हैं पूरे, और जैसे पंजाब से के लोग और KP के लोग इस्लामाबाद से आते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलत होगी और आसानी होगी इससे, जैसे कि पहले होती रही दूसरे शोबों में। तो बेहतर एक मंसूबा है सऊदी अरब का कि चीज़ें आसान हों और लोगों को मुश्किलात कम से कम हों। बिल्कुल ऐसा ही है। दूसरी खबर ये भी है हमारे पास कि डायरिया बहुत ज़्यादा फैल रहा है और शहर भर में उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा नज़र आ रहा है। पानी एक तो बहुत ख़राब है,
और ज़ाहिर है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो जो ना बोतल। अब तो ज़्यादातर लोग खैर बेचारे कर ही रहे होते हैं, लेकिन ये बच्चों में बहुत ज़्यादा हमें फिगर नज़र आ रहा है, बढ़ रहा है। क्या सूरत हाल है? कचरा वगैरह उठाएगी क्योंकि अभी बारिशों का स्पेल भी आना है और उस हवाले से भी सफाई के क्या इंतजाम हैं? कुछ बेहतरी नज़र आ रही है हमें? गाड़ियाँ वगैरह काम कर रही हैं या नहीं जावेद साहब? मुझे कई दफ़ा नज़र तो आता है कि काम हो रहा है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट वाले भी मुझे सड़कों पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं होते हैं अक्सर, और बड़ी मुझे लगता है बहुत ईमानदारी से काम करते हैं वो। कहीं कहीं प्लानिंग में शायद कमी होती है, इनके ऊपर के लोग सही प्लान नहीं कर पाते कि देखें कई दफ़ा सड़क पे अच्छी सफाई हो रही है, लेकिन आप नालों में जब कचरा नहीं सफाई करेंगे तो वो चौक हो जाते हैं और फिर वो आपके लिए मुश्किल होती है कि फिर आपको सेवरेज का मसला आता है, वहाँ पे कीचड़ हो जाता है। यानी अगर गटर जाम हो रहे हैं, नाले जाम हो रहे हैं, तो इसलिए कि कचरा वहाँ बहुत, सड़क पे बहुत अच्छी सफाई हो रही होती है और बड़ी मेहनत से करते हैं। मैं इनको देखता हूँ सुबह शाम या जिस वक्त भी काम कर रहे होते हैं, बड़ी ईमानदारी से कर रहे होते हैं। जो स्वीपर्स हैं और जो उसका अमला है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का, तो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन उनको प्लानिंग भी बेहतर करने की ज़रूरत है। उनके जो उनको टैकल करते हैं उनके हिदायतकार जो होते हैं, तो बेहतर है कि उनको ज़्यादा बेहतर प्लानिंग करें। अगर सड़क पे कहीं थोड़ी सी बारिश आए तो पानी रुक जाता है सड़कों पे, तो वो हालांकि साइड में नाले होते हैं, नालियाँ होती हैं, आपको उसको क्लियर करने के लिए उसकी सफाई भी ज़रूरी है कि पानी आए तो फ़ौरन वहाँ चला जाए। तो पानी रुकने से मच्छर वगैरह जनरल में रहते हैं, फिर दूसरी बीमारियाँ होती हैं। स्प्रे हमारे यहाँ इतना आम है नहीं, स्प्रे करना जरासीम कश अद्वियात के लिए, ताकि बेहतर हो माहौल। तो अब देखिए डायरिया हो या इस तरह से मुंसलिक बहुत सारी और चीज़ें जो वबा की सूरत में फैल जाती हैं। मुझे तो लगता है स्प्रे करने के लिए डेंगिया का अनाउंस होने का इंतजार करते हैं कि डेंगी मच्छर की अफजाइश में इजाफा हो गया है, तो वो स्प्रे, कुछ खबरें नहीं मैं कहती हूँ हमेशा लिखी पढ़त वाली होती है, निकालते हैं और जारी जाती हैं। तो जी अभी भी ये जो डायरिया है उसकी भी बहुत बड़ी कॉज ये मक्खी मच्छर, गंदा पानी। जब मक्खी मच्छर हैं और ये जाते हैं खानों पे चीज़ों में, वो लोग खा लेते हैं, तो उसकी वजह से भी बहुत फैलता है। वेरी क्विकली फाइन भाई, कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बहुत ज़्यादा डायरिया जो है वो आमतौर पे गंदे पानी से फैलता है। और यहाँ हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे जो सप्लाई लाइंस हैं पानी की और जो सेवेज लाइंस हैं वो इतना पुराना हो चुका है वो निज़ाम कि वो ज़मीन के अंदर जो है वो गल सड़कर एक दूसरे में मिक्स हो गए। इसकी वजह से वो पानी जो है हमें वो साफ़ पानी मिल ही नहीं पाता। आप कराची की अक्सर आबादियों में चले जाएं तो पहले तो पानी ही नहीं मिलता, और जो पानी आता है वो सेवरेज का पानी मिक्स होकर आ रहा होता है। ये निज़ाम कैसे हल होगा, इसमें बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इस पर आप बताइएगा। लेकिन ब्रेक उसके बाद वेलकम बैक इन सिटी एट 10। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने शहर भर में झंडे और पैनाफ्लेक्स वगैरह उतारने का हुक्म दे दिया है। इससे पहले भी अदालती अहकाम जैसे मैंने कहा था कि जारी किए गए थे कि जनाब जो जितने झंडे लगाए गए हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ की जानिब से उनको उतार दिया जाए। जो बड़े बड़े बिलबोर्ड्स हैं जो बहुत ज़्यादा तादाद में हमें नज़र आ रहे हैं उनको उतारा जाए। जो इश्तिहारात हैं उनको कम किया जाए, क्योंकि इससे शहर की खूबसूरती मुतासर होती है। तो क्यों अमल दरामद नहीं किया जा रहा है फैमिली साहब? देखिए, मैं भी इस बात को कई दिनों से नोट कर रहा था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हुए थे और आज भी शहर के कई इलाकों में आपको इंतखाबी नारों पर मुश्तमिल बैनर्स, इंतखाबी उम्मीदवारों की तस्वीरों पर मुश्तमिल बैनर्स, प्ले कार्ड्स और ये सब जो है आपको नज़र आ जाएंगे। वो जो हम मुख्तलिफ खम्भों के साथ देखते हैं, कचरा बना हुआ है शहर। ये अच्छा इक़दाम है मुर्तज़ा वहाब का, लेकिन मुझे अफसोस सिर्फ ये होता है कि 33% कराची पे तो चले वो करा लेंगे, उनके पास शहर है ही कितना। असल तो ये है कि वो जो दीगर हमारे पास इदारे हैं, जो सिविक बॉडीज़ हैं जिसमें KDA भी है, LDA है, MDA है, कंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। सबसे बढ़ के कंटोनमेंट बोर्ड, मैं जौहर में रहता हूँ, जौहर में कंटोनमेंट बोर्ड का बहुत बड़ा एरिया है। अभी तक वहाँ पे 8 फरवरी के वो बैनर जो हैं वो लटक रहे हैं, झूल रहे हैं। वो हवा के प्रेशर से दबाव में, हवा के दबाव से टूट गए हैं, लेकिन लटक रहे हैं बैनर पे। शहर की खूबसूरती जो है वो ख़राब हो रही है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। तो एक अच्छा इक़दाम है मुर्तज़ा वहाब साहब का। मेरा ख्याल है उन्हें ये इसके ऊपर जो सख्ती से काम भी कराना चाहिए, और साथ साथ सिर्फ यही नहीं, जो वॉल चॉकिंग है वो भी वो ख़त्म कराएं। शहर में जो 8 फरवरी से मुतालिक वॉल चॉकिंग है वो तो है ही, वो भी अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे इंतखाबी नारे लिखे हुए हैं। जो दूसरी मुनाफरत पर मबनी नारे लिखे हैं शहर की सड़कों पर, वो भी साफ़ होने चाहिए। और जो हमारे यहाँ माशाल्लाह से वो काला जादू और फलां बीमारियों के वाले जो ना वो वॉल चॉकिंग होती है, वो भी ये शहर की खूबसूरती को जो है ना वो मुतासिर करते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ईरानी सदर आने वाले हैं, हम जो है वो शहर बंद कर दिए, छुट्टी कर दी है हमने शहर में। ईरानी दवाखानों के जो है ना वो एड्स देख के खुश होंगे। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर भी जो होना चाहिए। अच्छा,
तो ये ज़रूर होना चाहिए, इसकी भी सफाई होनी चाहिए पूरे शहर से। और जो मुख्तलिफ मेरे ख्याल से तो जिसका ऐड होना चाहिए जनाब, नंबर्स तो सभी ने क्योंकि लिखे होते हैं, या जैसे इंतखाबी मुहिम में भी हम देखा तो तस्वीरें कैंडिडेट्स, तो जी अब उन पर जुर्माने करना शुरू कर दें। स्लोगन तो सबसे मशहूर भाई होता है, ये तो होना चाहिए। देखिए आप जब पोल पे लगाते हैं या आप किसी उस पे लगाते हैं, फ्लाईओवर पे लगाते हैं, तो आप बाकायदा एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट को फी पे करते हैं। ये जो चौकिंग करके चले जाते हैं, इनसे आप क्यों नहीं चार्ज करते? किसी भी शहर की सरकारी इमारत हो या किसी की घर की दीवार हो, उसके ऊपर कोई भी चौकिंग करके चला जाता है, तो उससे एक तो आप चार्ज करना शुरू करें, गवर्नमेंट के ख़जाने में कुछ आए। और जो इस तरह की मुनाफरत पर मबनी है वो तो बिल्कुल साफ हो जाना चाहिए। शहर में कोई ऐसा नारा होना ही नहीं चाहिए। तो एक नारा सबसे बेहतरीन होता है इनमें, महबूब आपके कदमों में। जी बिल्कुल, आया नहीं आज तक वो महबूब कदमों में, कहाँ है वो? ये महबूब भाई की बात हो रही होगी। हाँ ये भी बात सही है, वो भी नहीं नज़र आ रहे। अच्छा जी जनाब, तो ये तो बातें हैं, लेकिन चिकन प्राइसेस पे भी ज़रा मुझे बात करनी है क्योंकि वक्त अब कलील रह गया। लेकिन ये क्या मसला है, चिकन के प्राइसेस कंट्रोल में नहीं आ रहे? सरकारी जो रेट है वो 600 650 इस तरह आता है, जबकि हम जो बाज़ार में ख़रीद रहे हैं 730 750 तक मिल रही है चिकन। तो ये अभी तक सरकारी, और ये सरकारी रेट पर मुझे चीज़ कीमत तो लिखी होती नज़र नहीं आती कहीं भी, क्योंकि कंट्रोल इनके है ही नहीं। हमारी जो ब्यूरोक्रेट हैं वो काम ही कुछ और कर रहे होते हैं, जो काम उनका वो नहीं कर, उसके अलावा सारे काम कर रहे होते हैं। वो काम करें अपना सही से, तो ये सरकारी चीज़ें सरकारी रेट पर तमाम अशिया आराम से आपको मिल जाएं, क्योंकि सख्ती करें वो सही से। ये ना कि सिर्फ दिखावे के सिर्फ कुछ प्रेस रिलीज जारी कर दें, हमने इतने जुर्माने कर दिया है, इतने को पकड़ लिया, लेकिन इससे मसला हल नहीं हो रहा। अगर होता तो हो चुका होता। तो उनकी कोई ढील है, उनकी कोई लेन देन है, सीधी सी बात है, उनकी मसला है उनका। आपने चिकन रेट्स की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों जो वज़ीर आला पंजाब है मरीम नवाज़, उन्होंने अपने सूबे में रोटी के रेट्स मुकर्रर कर दिए हैं। तो जब वो स्टोरी पंजाब से आई तो मैंने कहा कराची में भी हम इसके ऊपर स्टोरी कराते हैं। तो आप हैरान होंगे कि जो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है जो उनकी वेबसाइट पर मौजूद है, वहाँ रोटी का जिक्र ही नहीं है। रोटी कितने की मिलेगी, तंदूर की, चपाती कितने की मिलेगी, इसका कोई सरकारी रेट नहीं है। इसीलिए किसी इलाके में चले जाए तो वहाँ 25 रुपए की एक रोटी मिल रही है, कहीं पे 30 की मिल रही है। वज़न आप करा लें तो वज़न प्रॉपर नहीं होता। तो वही बात जो जावेद कह रहे हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ ऐलानात होते हैं, हमारे यहाँ प्रेस रिलीज जारी होती हैं, हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे के दौरे होते हैं, दिखावे के छापे मारे जाते हैं, ख़बर बनाई जाती है और बस वो जारी कर दी जाती है। तो ये चीज़ें वो हैं जो आवाम से बराह रास्त जिनका ताल्लुक़ है। मुझे रिलीफ मिलेगा तो मुझे गवर्नमेंट अच्छी लगेगी, मुझे रिलीफ मिलेगा तो मुझे इंतज़ामिया अच्छी लगेगी। ये नहीं हो रहा हमारे। इन चीज़ों पर भी ज़रा जो है ना वो अमल दरामद होना ज़रूरी, क्योंकि ये जो इस वक्त आप कोई भी चीज़ ख़रीदने चले जाएं, खाली प्याज देख लें, आप जो है ना वो सब्ज़ी देख लें, चिकन देख लें, जो भी चीज़ आप देखें, प्राइसेस इतने बढ़ चुके हैं कि आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर नज़र आ रहे हैं। तो इन चीज़ों पर जब तक कंट्रोल नहीं होगा आवाम को रिलीफ नहीं मिल सकता। थैंक यू सो मच फ़हीम साहब, जावेद साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज हम शो में बात करेंगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि नए दिन का आगाज़ होता है, नए हफ्ते का भी आगाज़ हुआ, आज मंडे है। तो जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला जो हफ्ता है वो पूरा वो बुर्जों के हिसाब से कैसा रहेगा और इल्म नजूम इस हवाले से क्या कहता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एस्ट्रोलॉजर अली अहमद साहब। वेलकम टू द शो। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सितारों के हवाले से आप बता रहे हैं, अली मोहम्मद ख़ान मेरा नाम है एक्चुअली। आपने कहा कि ये जो मंथ चल रहा है अप्रैल, ये बेसिकली शर्फ़ शम्स का महीना है। गवर्नमेंट को बड़ी बड़ी जो गैर मुल्की सदूर हैं या गैर मुल्की अहदेदार हैं, उनसे ताल्लुकात में बेहतरी का एक ख़ास सिलसिला चलेगा। सही। तो ये अप्रैल का महीना पाकिस्तान के लिए बिलखुसूस बड़ा अहम होता है कि बैरूनी ममालिक जो है पाकिस्तान के ताल्लुकात में बेहतरी होती है। अगर आप पास्ट में भी देखें तो अप्रैल का महीना हर साल, क्योंकि पाकिस्तान का जो ताले के अंदर शम्स शर्फ का हो जाता है। सही। अभी ईरानी सदर का भी जैसे हम दौरा देख रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट क्या नज़र आ रहा है? अच्छा होगा, बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा कि यूँ कि ये 21 अप्रैल के बाद से शर्फ शम्स हो जाता है, तो उसकी वजह से जो पाकिस्तान की इज़्ज़त और वक़ार है अपने करीबी बरादराना ममालिक के साथ, वो बेहतरी आती है उसमें। सही। हम पर्सनल लेवल पर अगर बात करें तो सब लोगों की जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से किसी ना किसी स्टार में ज़रूर फॉल कर रहे होते हैं।
तो उन लोगों के लिए ये मंथ जैसे आपने बताया, उन सब के लिए अलग अलग होता है? बिल्कुल बिल्कुल अलग अलग होता है। थोड़ा सा बताएं जी जी, किसके उस लिए हवाले कैसा से रहेगा? हम शुरुआत करते हैं बुर्ज हमल से। सही है। एरीज का अगर हम देखते हैं तो एरीज के लिए ये पूरा महीना जो है वो काफ़ी बेहतरी का महीना है। ठीक है। कारोबारी तौर पे उनके मामलात बेहतर रहेंगे। वाइफ के हवाले से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जो अनमैरिड हैं उनका कहीं रिश्ता लग सकता है, बात पक्की हो सकती है। जो बिल्कुल ही ऐसे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं रिश्ता, तो लाइफ में कोई नया अपोजिट जेंडर आपकी लाइफ में आ सकता है। इस तरह से खुशियाँ मिल सकती हैं। फैमिली में किसी की जो है वो बात पक्की हो सकती है। किसी इवेंट में शिरकत कर सकते हैं बुर्ज हमल वाले। अलबत्ता जो है पेरेंट्स के हवाले से, हेल्थ के हवाले से इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है। ये महीना जो है सही। अब नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज सौर, टॉरस जिसे कहा जाता है। ठीक। इन लोगों के लिए ये महीना बिलखुसूस अपने पार्टनर के साथ थोड़े ताल्लुकात में कशीदगी का महीना है। चाहे वो बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, उसमें उनको एहतियात करने की ज़रूरत है। अलबत्ता माली तौर पे वो मुस्तहकम रहेंगे, कारोबार बेहतर होगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। बैरून मुल्क ट्रैवल भी हो सकता है या अंदरून मुल्क ट्रैवल हो सकता है उनका। और दूसरा ये कि उनको फॉरेन कंट्री से दोस्तों की तरफ से सपोर्ट रहेगी। बुर्ज सौर का अगर हम देखते हैं तो बुर्ज जौज़ा के लिए ये महीना थोड़ा सा ख़राब है। 25 जेमिनी, 25 अप्रैल तक बिलखुसूस। सही। और क्योंकि उनका जो सितारा है वो है अतारुद, वो रुजत याफ्ता यानी रेट्रोग्रेड चल रहा है, उल्टा चल रहा है। जो 7 सितारे होते हैं उनमें से 5 सितारे जो है उल्टे भी हो जाते हैं, सीधे भी हो जाते हैं, यानी कि उनकी मूवमेंट स्लो होती है। जैसे मिसाल मैं आपको दूं कि एक ट्रेन, 2 ट्रेन चल रही हैं एक स्पीड के साथ, जो स्लो ट्रेन हो जाएगी तो वो पीछे, आगे तेज़ चलने वाली को पीछे जाती नजर आएगी। एक्चुअल वो पीछे नहीं जा रही, लेकिन स्पीड स्लो हो गई तो जो तेज़ जा रही है उसको वो पीछे जाती दिखाई देगी। इस तरह ये रेट्रोग्रेडेशन ऑफ प्लैनेट्स एक इवेंट है। तो ये जो अतारुद जो है बुर्ज जौज़ा वालों का वो उल्टा चल रहा है इस वक्त, स्पीड स्लो है। तो जो बुर्ज जौज़ा वाले हैं बिलखुसूस उनके लिए नामुवाफिक हालात हैं, मतलब थोड़े से बुरे हालात होंगे। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हुए, कोई बातचीत करते हुए, कोई इस तरह की चीज़ करते हुए उनको एहतियात करनी चाहिए। ममालिक जी, और दूसरा ममालिक में भी, मुल्कों में जो है वो बुर्ज जौज़ा जो है अमेरिका का बनता है। सही है। उसके लिए भी कुछ सूरत हाल अच्छी नहीं है। कुछ कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा सियासी तौर पे अमेरिका। मतलब हर एक मुल्क का भी एक बुर्ज होता है, जैसे हमारी शख्सियतों का होता है कि कोई किसी महीने में पैदा हुआ, इस तरह ममालिक भी जो बने हैं तो उनका भी एक बुर्ज है। पाकिस्तान का जो है वो बुर्ज हमल है, एरीज है। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी सूरत हाल चल रही है। सही। मैं बात कर रहा था जेमिनाइज की, तो जेमिनाइज के लिए 25 अप्रैल तक सूरत हाल अच्छी नहीं है, उसके बाद बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है। सही। नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है कैंसर, बुर्ज सरतान। सरतान वालों के लिए इस वक्त चैलेंजिंग टाइम चल रहा है। वजह यह है कि मुश्तरी उनके 10वें खाने में चल रहा है, तो अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, सब्ज़ बाग दिखाए जाएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वो उसकी तरफ ना जाएं। अब इंतज़ार करें मई तक का। मई के बाद उनको रियल, एक होता है ना, आपको चीज़ें नज़र आती हैं शराब की तरह से, जब आप करीब जाते हैं तो भाग जाती हैं। आपने एक जॉब कर रहे हैं, आप दूसरी जॉब की तरफ गए, आपको एक्चुअल पता चला फेक एक अपॉर्चुनिटी थी, आप उधर गए पीछे छोड़ के, तो वो पीछे भी चली गई, आगे भी चले गए। इस तरह नहीं होना चाहिए। तो अभी उनको अगर नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं तो इंतज़ार करें, अभी मई के बाद ज्वाइनिंग दें। चेंज ओवर आएगा उनकी लाइफ में मई के बाद, बुर्ज सरतान के। सही। और शादीशुदा लाइफ उनकी इस वक्त थोड़ी सी कशीदा चल रही है। बीवी के साथ ताल्लुकात में कशीदगी, इख्तलाफात हो सकते हैं। लाइफ पार्टनर के साथ भी थोड़े से, बिजनेस पार्टनर के साथ, और लाइफ पार्टनर दोनों हमारे इसमें नजूम में 7th हाउस से लिए जाते हैं। चाहे आपके लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर, दोनों के साथ थोड़ी कशीदगी, अंडरस्टैंडिंग में इशूज़, कम्युनिकेशन का इशू, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, दूसरा ये कि बहन भाइयों से उनको सपोर्ट मिलेगी। बहन भाई उनकी कोई हेल्प करेंगे, गाइडेंस देंगे उनको। दोस्तों की तरफ से सपोर्ट रहेगी बुर्ज सरतान वालों को। उसके बाद जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है वो बुर्ज असद यानी लियो। इसे रॉयल साइन भी कहा जाता है बुर्ज असद वालों को। इसका जो रूलर है वो इस वक्त शर्फ याफ्ता चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि एरीज के अंदर तो उनके लिए बड़ा अच्छा टाइम चल रहा है हर लिहाज से। खुशियाँ मिलेंगी, सेहत के हवाले से अगर कोई बीमारी वगैरह है तो वो ख़त्म हो जाएगी। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलके कहीं नई प्रमोशन मिल सकती है, बेटरमेंट मिल सकती है। कोई गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी में रेनोवेशन करा सकते हैं, घर में रेनोवेशन करा सकते हैं, और लाइफ में काफ़ी सारी खुशियाँ मिलेंगी। किसी से मिलना चाह रहे हैं, कोई पुराना अटका हुआ काम है तो वो हो जाएगा इनका। बुर्ज हमल वालों की, बुर्ज हमल में चूँकि उनका शम्स जो है, सूरज एग्जॉल्टेड हुआ है। बुर्ज असद वालों का मैं बात कर रहा था आपसे। नेक्स्ट जो ज़ोडिक साइन है वो है सुमला। अच्छा, इसका भी जो मालिक है वो है अतारुद। कौन सा होता है? विर्गो का भी जो लॉर्ड है वो है मरकरी, वो भी रेट्रोग्रेड चल रहा है। उनके लिए भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है 25 अप्रैल तक।
25 अप्रैल के बाद वो डायरेक्ट हो जाएगा तो इनके मामला भी बेहतर हो जाएंगे। सही। विर्गो वैसे भी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं, तनकीद मिजाज होते हैं, ज़्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, दोस्तियाँ बहुत कम बनती हैं उनकी। तो उनको अपनी थोड़ी ज़बान पे कंट्रोल रखना चाहिए। कोई मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से इख्तलाफ राय पैदा हो जाए, झगड़े पैदा हो जाएँ, कोई लॉस हो जाए, इस तरह से उनको बचना चाहिए बुर्जे सुमला वालों को, यानी विर्गो वालों को। ठीक है। लिब्रा वालों का बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, बुर्जे मीज़ान वालों का। मीज़ान वालों का जो लॉर्ड है वो है वीनस, वो इस वक्त एग्जॉल्टेड है, शर्फ याफ्ता है। तो उनको कोई गिफ्ट मिल सकता है, अच्छा कीमती, एक्सपेंसिव। लाइफ पार्टनर की तरफ से कोई खुशी मिल सकती है। अगर अनमैरिड हैं तो उनका रिश्ता पक्का हो सकता है, मंगनी हो सकती है उनकी। और अगर तलाश में है किसी के तो कोई लाइफ पार्ट मिल सकता है लाइफ में। कोई स्टूडेंट्स का पेपर्स वगैरह चल रहे हैं जैसे आजकल फेडरल बोर्ड के, तो उनको कोई अचीवमेंट हो सकती है, पेपर्स बहुत अच्छे जा सकते हैं, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। और ट्रैवलिंग में उनको अचीवमेंट हो सकती है, कहीं वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं बैरून मुल्क अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके लिए उनको बेहतरी मिल सकती है। ठीक है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए भी सूरत हाल कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो लॉर्ड है मार्स वो सैटर्न के साथ चल रहा है। तो कुछ थोड़े से इख्तलाफात, कशीदगी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, कारोबार में रुकावट, कोई नया काम वो स्टार्ट ना करें कम से कम जो है वो मई तक। ठीक है। मई के बाद उनकी लाइफ में बेटरमेंट होगी। और ज़्यादा लोगों से जो है ना, स्कॉर्पियंस के अंदर भी एक थोड़ी सी बात होती है कि वो थोड़े से तनकीद मिजाज होते हैं, बहुत शार्प लोग होते हैं स्कॉर्पियंस। अगर आपकी लाइफ में कोई स्कॉर्पियो आया हो तो आपने देखा होगा कि उनके साथ तनकीद, मतलब उनकी बात से तंज निकलता है। हाँ, मेरी बड़ी बहन का है भाई, तंजिया बहुत बात होते हैं, उनसे लोग ज़रा खींचे रहते हैं कि कहीं कोई ताना ना मार दे। बड़ी ख़तरनाक मिजाज होता है उनका। तो इसलिए उनको अपनी इस आदत की वजह से ना, अभी इनका चूँकि सूरत हाल सितारों की बहुत ख़राब चल रही है, तो वो किसी बड़े इख्तलाफ राय का शिकार हो सकते हैं, उनके ख़िलाफ़ महादाराई हो सकती है। तो इस हवाले से उनको एहतियात की ज़रूरत है। सही। जो नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है वो है बुर्ज कॉस यानी सेजिटेरियस। सेजिटेरियस वालों के लिए अच्छा टाइम चल रहा है। उनको जो है वो कारोबारी तौर पे बहुत सपोर्ट मिल सकती है, तरक्की हो सकती है, नए वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस पार्टनर से सपोर्ट मिलेगी, फाइनेंशियल बेटरमेंट आएगी, कोई रुका हुआ पैसा था वो इनको मिल जाएगा, कहीं कर्जा अप्लाई किया हुआ है वो मिल सकता है इनका। औलाद की तरफ से कोई खुशखबरी मिल सकती है, बच्चे कोई अच्छे कहीं एडमिशन हो सकता है, किसी बच्चे की शादी या मंगनी हो सकती है, इस तरह से खुशियाँ इनको मिल सकती हैं। तो बुर्ज कॉस वालों के लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन है बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉनियंस के लिए भी मिला जुला टाइम चल रहा है। हालांकि उनका सितारा ज़ुहल जो है इस वक्त अपने घर में चल रहा है, एक्वेरियस में, लेकिन उसके साथ मरीख है। तो पैसे में ख़र्चा हो सकता है नेसेसरी, एकदम ऐसा आप ख़र्चा कर दें कि कोई चीज़ आपने ले ली, पता चला वो एक्सपेंसिव ले ली, प्राइस से ज़्यादा कीमत में ले ली। किसी को उधार ले लिया तो पता चला वो उधार वापस ना करे आगे फ्यूचर में। तो लेन देन करने में एहतियात करें। सही। पार्टी करने में एहतियात करें कि आपका जो बजट आउट ना हो जाए, इस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि ड्राइविंग करते हुए, ट्रैवल करते हुए, सीढ़ियाँ उतरते हुए एहतियात करें। जिस्मानी चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है कैप्रिकॉनियंस को। सही। पैर मुड़ सकता है, गाड़ी को कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ जुर्माना लग गया, आपने पता चला ओवरटेक कर दिया, या आपने कोई ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया, या बिजली का बिल ना भरा, लेट हो गया, लेट फीस लग गई, इस तरह का कोई जुर्माना इनको लग सकता है। इस हवाले से उनको एहतियात की ज़रूरत है। सही। अच्छा, बुर्ज दल्व आमतौर पर बड़े कूल एंड काम होते हैं, लेकिन इस वक्त चूँकि सितारा ज़ुहल उनका अपना मालिक उसमें बैठा है और मरीख बैठा हुआ है, तो गुस्से का उनका मिजाज हुआ है बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करें कि लोगों से अपने मिजाज को कूल एंड काम रखें। बहन भाइयों से इख्तलाफ हो सकता है, उनका झगड़ा हो सकता है, उस हवाले से उनको अपने कज़न से, रिश्तेदारों से किसी बात पे, किसी पुरानी बात पे झगड़ा हो सकता है, उनको एहतियात की ज़रूरत है। सही। कॉलर भी है हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी, मैं इरफान बात कर रहा हूँ, गुलशन एमार से, कराची से। जी इरफान साहब, क्या पूछना चाहते हैं? अच्छा, मेरा अली भाई से सवाल ये था कि बेसिकली मैं बिजनेस करना, मैं बिजनेस काफ़ी 2 साल से मैं बिजनेस बना स्टेबल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट नहीं हो पा रहा, और बड़े मसाइल होते रहते हैं, बड़ी मुश्किलात का सामना है। तो मुझे सवाल से जानना था अली भाई से, अपने हवाले से। अच्छा, आप फ़ोन पे रहेगा। डेट ऑफ बर्थ मुझे बता दीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, तारीख़ पैदाइश, वक्त पैदाइश, जगह पैदाइश बताइए इरफान साहब। अच्छा, मेरी 19 जनवरी। ठीक है, 19 जनवरी कराची में पैदा हुआ था मैं। तो साल क्या था 19 जनवरी का? 19 जनवरी 1993। 19 जनवरी 1993। अच्छा, आप बैरून मुल्क जाने के लिए पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं बेसिकली चाह रहा हूँ, मेरा पाकिस्तान में ही बिजनेस है, बट बिजनेस को बहुत प्रॉब्लम्स हैं, दीजिए चीज़ें, मगर मेरा बिजनेस सेटल नहीं हो पा रहा। अच्छा, टाइम क्या बताया था आपने?
टाइम ऑफ बर्थ क्या है आपका, किस टाइम पैदा हुए? टाइम मैं मॉर्निंग टाइम था मेरा। मॉर्निंग सुबह 7 बजे, 6 बजे, 10 बजे? ऑलमोस्ट 7 से 10 के दरमियान। अच्छा, टाइम थोड़ा एक्यूरेट नहीं है। प्लेस ऑफ बर्थ आपकी कराची है? जी मैं कराची में। अच्छा, आपकी तालीम में रुकावट आई थी? बहुत रुकावट आई थी। सही, ठीक है। अच्छा, आपको जो है, जो आपका ज़ायचा है उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि मई के महीने के बाद आपके मामलात बेहतर हो जाएंगे। असल में आपका जो ज़ायचा है वो ये बताता है कि आपका काफ़ी सारा पैसा फंसा हुआ है इधर उधर लोगों के पास। जी बिल्कुल। वो आपको जो है ना, वो आपको मई के महीने के बाद मिलने के इम्कानात हैं। बाकी ये कि थोड़े से आप गुस्से के तेज़ हैं, सीक्रेटिव हैं, तो अपने गुस्से को कंट्रोल रखें और दोस्तों वगैरह पे ज़्यादा भरोसा ना करें। जो भी पार्टनर्स हैं, अपनी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर करें आप। कॉल मेरे ख्याल से ड्रॉप हो गई उनकी। लेकिन आप इनको बता सकते हाँ, हैं ये मई मई के बाद इनके हालात बेहतर हो जाएंगे। सही। और इनको काफ़ी सारी चीज़ें जो इनकी रुकी हुई हैं 1 साल से, वो सब क्लियर हो जाएंगी। लेकिन इनको थोड़ा सा अपने मिजाज में चेंजेस डालनी पड़ेंगी, क्योंकि ये दोस्तों पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हैं, अपने कुलीग्स वगैरह पे या जो भी हैं, तो उसी वजह से इनका पैसा फंसा हुआ है। सही। मतलब जो जिनके साथ बिजनेस डीलिंग करते हैं, तो डॉक्यूमेंटेशन के बगैर लोग अक्सर ज़बानी कलामी चीज़ें दे देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और मतलब ये किसी को दे यार तुम तो वैसे भी मना है कि देखें आप जो है बगैर लिखत पढ़त के कुछ इस तरह से आप जी आपको यकीन नहीं है मुझ पे, आप पैसे मैं आपसे तो काम करता ही हूँ यार, ये लिखने की क्या ज़रूरत है, इससे मेरे पे ट्रस्ट नहीं है आप। तो उससे क्या होता है कि जब जो बंदा ले रहा है वो अगर फिर जाए तो आप फिर प्रूव नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मजीद भी बात करेंगे, हमारे कुछ स्टार्स भी रहते हैं ना, एक स्टार रहता है। ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो उस पर भी बात करेंगे। और अगर आप भी कॉल करके कुछ जानना चाहते हैं अपने सितारे के हवाले से और अपने आगे आने वाली ज़िंदगी के हवाले से, तो आप भी कॉल करके जान सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर आ रहा है और आएगा भी, लेकिन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात कर रहे हैं बुर्जों के हवाले से कि कैसा रहेगा किसका वक्त। तो हमारे पास कौन सा स्टार रह गया था अलीसा? पाइसेस की हम बात कर रहे थे जी। तो उनके लिए कैसा रहेगा ये टाइम और आने वाला हफ्ता? देखें, उनके जो इस वक्त बुर्ज हूत की सूरत हाल है वो बहुत अच्छी है। बुर्ज हूत के अंदर इस वक्त सितारा ज़हरा मौजूद है। सितारा ज़हरा जो है वो हुस्न का, लग्जरी का, एंजॉयमेंट का, प्लेजर का सितारा है। सही। हालांकि बुर्ज हूत जो है बहुत रूहानी किस्म का बुर्ज समझा जाता है, बहुत स्पिरिचुअल, और पानी से मुनासिबत है उसकी। लेकिन ये कि बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी की तरफ जाएंगे वो। हो सकता है उनका किसी से मुआशका डेवलप हो जाए, कोई मंगनी हो जाए, कोई खुशी उनको मिले इस हवाले से, कोई गाड़ी वगैरह ले लें, कोई मतलब कहीं पार्टी वगैरह में करें, किसी इवेंट में उनको, मतलब कोई अगर फाइन आर्ट से रिलेटेड है तो कोई उनको अचीवमेंट हो। बहुत अच्छा उनका टाइम चल रहा है। सही बुर्ज हूत वालों का। सही। अच्छा, ये जो हम बात कर रहे थे कि टाइम ख़राब चल रहा है या अच्छा चल रहा है, इसको क्या करना चाहिए? पास ऑन होने दें, चीज़ों को होल्ड कर लें, या किस तरह से जो है ना वो फिर इन चीज़ों को देखते हुए जायज़ के मुताबिक जो है वो? देखिए, इसमें मोहतरमा ये होता है कि अगर सूरत हाल ख़राब है तो फिर उसके सदक़ात दें, सदका वगैरह दें। और मखसूस किस्म के सितारों से मंसूब मुख्तलिफ़ किस्म के रंग होते हैं। सही है। उन रंगों से रिलेटेड चीज़ें जो है ना डोनेशन की जाती हैं, चैरिटी की जाती हैं। ठीक है। जैसे अगर आपके साथ मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जांपल, कि आमतौर पे कुछ सितारे नहस समझे जाते हैं, कुछ साथ समझे जाते हैं। जैसे सितारा ज़ोहल है, जिसे शनि कहा जाता है आमतौर पे, उर्फ़ में लोग कहते हैं शनि है, शनि लग गया, शनि है। सितारा ज़ोहल है, सितारा मरीख़ है, सितारा रास और ज़नब है, जैसे राहु और केतु कहा जाता है। आपने बहुत सुना होगा इसका नाम, अक्सर पड़ोसी ममालिक की फिल्मों में नाम इस्तेमाल होता है इसका। तो ये 4 जो सितारे हैं, इनकी नहुसत के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों का लिंक है इससे, जिनकी जो है वो चैरिटी की जाता है। मतलब अल्लाह करता तो अल्लाह की ज़ात ही है, लेकिन हर चीज़ का एक इलाज है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे किसी को अगर साइनस का मसला है तो वो मिसाल के तौर दारचीनी, लौंग, जायफल, इसका कहवा इस्तेमाल करे तो उसको बहुत फ़ायदा होगा। जी ऐसा ही है। मैं आपको पता चलूँ, मैं एस्ट्रोलॉजर के साथ साथ हकीम भी हूँ, क्वालिफाइड, माशाल्लाह। बाकायदा फ़ाज़िल तिब्बो जराहत मैंने किया हुआ। तो इल्म नजूम का और हिकमत का बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, इलाज का। तो जो मुख्तलिफ़ किस्म के आप अगर पुरानी कदीम किताबें लें तो जड़ी बूटियों के साथ सितारों का नाम लिखा होता था, जी फलाना सितारा फलानी जड़ी बूटी के साथ ताल्लुक़ रखता है। कनेक्शन है बिल्कुल। इल्म नजूम के बग़ैर कोई काम नहीं होता था कदीम ज़माने से। और इल्म नजूम के बारे में बड़ी गलत फहमियाँ भी फैले हुई हैं, इसको जादू टोने से मिलाया गया, हालांकि ये एक साइंटिफिक इल्म है। इसमें एस्ट्रोनॉमी का ताल्लुक़ है, अलजेब्रा का ताल्लुक़ है, ज्योग्राफी का ताल्लुक़ है। अब कराची का जो वक्त है, एक्चुअल टाइम,
वो पाकिस्तान के स्टैंडर्ड टाइम से उसमें 32 मिनट का फ़र्क है। यानी पाकिस्तान कराची में अगर सुबह के 5 बजते हैं तो एक्चुअल जो नारोवाल एक जगह जो जहाँ का पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम है वहाँ 4:28 होते हैं। या मतलब अगर पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम में सॉरी 5 बजते हैं तो कराची में 4:28 मिलते हैं। मैं उल्टा बोल गया, कराची में 5 मतलब सही। ठीक है। तो ये हमारा रोज़े खोलने का टाइम आप देखें अलग अलग होता है। वो क्या होता है, वो एक्चुअल टाइम से लिंक्ड होता है उसका। तो इसमें सारी मैथमेटिक्स कैलकुलेशन है। सही। और जब आपको पता चल जाए कि भाई हर जैसे इंसान बीमार होता है, सेहतमंद होता है, खुशी होती है, गर्मी सर्दी, इस तरह सितारों के भी मुख्तलिफ बुरूज के अंदर उनकी खुशी होती है, गमी होती है। आप किसी इलाके में जाते हैं, वहाँ का मौसम आपको सूट नहीं करता तो आप बीमार हो जाते हैं। बिहेवियर्स होते हैं जो वक्त के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। अच्छा, हम इसमें मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन एक कॉलर भी उनको शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, उस्मान अली। जी उस्मान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? ये मैं अपने बारे में पूछ रहा हूँ, थोड़ी परेशानी टेंशन है मेरे को, कभी नौकरी चली जाती, कभी क्या है अभी। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ आप बताइएगा अपनी, उस्मान साहब अपनी तारीख पैदाइश, वक्त पैदाइश, जगह पैदाइश बताइएगा। मेरे को खाली 1969 की पैदाइश है, 21 सितंबर है, बाकी मुझे कुछ याद नहीं है। 21 सितंबर 1969 79। जी जी। अच्छा, और वक्त पैदाइश नहीं है तो चले इनका कहाँ पे शहर है आपका, या कहाँ पे? सक्खर का है जी, सक्खर की पैदाइश है। ठीक है जी, मैं देखता हूँ, बताता हूँ आपको। फोन पर साथ ही रहें अगर कुछ पूछना जी बिल्कुल चाहते हैं पूछना तो ना, चाहते हैं, कॉल ड्रॉप ना बिल्कुल। करिएगा। अच्छा देखें, एक तो ये कि आपके साथ तकरीबन 2 साल से जो है ना बहुत मसाइल चल रहे हैं। 2 साल से आप अपने जो नुकसानात, फाइनेंशियल लॉसेस, प्रॉब्लम्स का शिकार हैं। आप मेरे साथ हैं, सुन रहे हैं? मेरे ख्याल से कॉल ड्रॉप हो गई है, लेकिन यकीनन ऑन एयर सुन ही रहे होंगे। अच्छा। आप बताएं उनको। नेक्स्ट ईयर के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव चेंज आएगा। और इनका जो मून साइन बनता है वो विर्गो है। ये बहुत तनकीद मिजाज है, क्रिटिकल लोग होते हैं ना। विर्गो लोगों के साथ ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि वो हर चीज़ में परफेक्शनिस्ट होते हैं। सही। परफेक्शन इंसान के अंदर हो नहीं सकती, कोई भी आप चाहें 100% नहीं हो सकता अल्लाह की ज़ात के अलावा। तो इनको हर लोगों से ना इख्तलाफ रहता है, तो इनको अपना मिजाज तब्दील करना चाहिए। और अगले साल 2025 के मई के बाद से इनकी लाइफ में बड़ा पॉजिटिव चेंज आएगा। ये बेहतर होंगी और जो भी इनके मामलात नेगेटिव चल रहे हैं वो सब बेहतर होंगे। और इनको चाहिए कि ये सब चीज़ों का सदका दें, जैसे अमरूद हो गए, अंगूर हो गए, साबुत मूंग हो गई। एक तो मूंग की दाल होती है छिली हुई, एक साबुत मूंग होती है हरे रंगे, हाँ, वो उनका सदका करें तो बेहतर है हर बुध को, वेडनेसडे के दिन। सही। अभी जब आप स्टार्स के बारे में बता रहे थे, एक और कॉलर भी आ गए, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? दोबारा कनेक्ट करके देते हैं। हाँ, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं अली साहब से अपना जायशा मालूम करना चाह रही थी। डेट ऑफ बर्थ बताइए और प्लेस ऑफ बर्थ बताइए। तारीख जी, मेरी तारीख पैदाइश है 5/4/1983। 5 अप्रैल। जी, 5/4/1983, 83। जी ठीक है। रात 8:15 बजे साहिवाल में मैं पैदा हुई हूँ। 83 रात को क्या बताया? 8:15। अच्छा 8:15, ठीक है। और साहिवाल की पैदाइश है आपकी। जी, सवाल क्या है आपका? जी, मैंने ये सवाल पूछना है अली भाई से कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी, आगे मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और जी ये कुछ ईयर बता दें कि कैसी रहेगी आगे की जिंदगी, कब तक आपको नजर आ रही है। सही, ठीक है, मैं बताता हूँ मोहतरमा आपको। या तो आप लाइन पर रहें, मैं आपसे कंफर्म करके पूछता हूँ। मेरे ख्याल से लाइन उन्होंने भी ड्रॉप कर दिया। अगर आप लोग कोई सवाल पूछा करें तो 1-2 मिनट लाइन पे रहा करें, क्योंकि अगर कोई फर्दर क्वेश्चन पूछना चाहे तो उसके लिए आसानी हो जाती है। बहरहाल, लेकिन अभी आपको सवाल जो है वो देख कर बता रहे हैं अली साहब। देखिए, आपका मोहतरमा का जो जायचा है उसमें कुछ थोड़ी सी शादी के हवाले से रुकावटें हैं। तो दूसरा ये कि ये चांद गिरन की भी पैदाइश है। अच्छा, चांद गिरन की जो पैदाइश होती है उसकी लाइफ में बड़े रिवर्सल्स आते हैं। चांद गिरन या सूरज गिरन अगर लगा हो तो आपकी लाइफ स्मूथ नहीं होती, प्रॉब्लम्स आते हैं आपको। तो इनको कुछ सदकात करने चाहिए और दुआ करें अल्लाह से। एक सूरह ताहा को सब्ज़ रंग के पेपर पे लिखकर उसे अपने कपड़ों के साथ रखें। अच्छा, दूसरा एक ख़ास रेमेडी थी, ज़ुबैदा आपा होती थी मरहूम,
उनके शो में भी अक्सर जाता था रेगुलर, उनसे बड़ी मोहब्बत करती थी मुझसे। जी। तो उनकी मैंने जब उनका प्रोग्राम होता था ख़वातीन का खाने पकाने का, टोटकों का, तो उनके ज़माने में मैंने एक शो बकायदा था टोटकों के ऊपर, तो उसमें मैंने एक रेमेडी बताई जो कोई बड़ी लड़कियों ने यूज़ की थी उस ज़माने में, बड़ी लड़कियों की शादियाँ हुई उससे। अच्छा। थोड़ी है मुश्किल क्योंकि लड़कियाँ आजकल झाड़ू नहीं देती मर्द के साथ, क्योंकि अब तो ज़माना चेंज हो गया है। बहरहाल हाँ, अब तो वैक्यूम क्लीनर यूज़ होता है और चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन इसमें जो शर्त ये है कि लड़की को झाड़ू देना पड़ेगा। झाड़ू देने के लिए कि एक आपको तीलियों वाला झाड़ू लेना पड़ेगा, नया बिल्कुल, सही है, जो पहले इस्तेमाल ना हुआ हो। ठीक है। उससे आपको खुश्क पूरे घर की झाड़ू लगानी है। सही। फिर उसके बाद उस झाड़ू को संभाल के रखना है। अगर ये करना है आपको जुमेरात वाले दिन। झाड़ू सिर्फ जुमेरात को लगाएं या पूरा हफ्ता लगाना है? नहीं, सिर्फ एक दफ़ा लगाना है। आप तो मुझे लगा सब लड़कियों को दुबला कर देंगे, तो ज़्यादा लड़कियों अच्छा है ना के वो रिश्ते हो जाए। नहीं, वो झाड़ू एक दफ़ा लगाना है, जुमेरात वाले दिन झाड़ू लगा के संभाल के रखें। हफ्ते को वो झाड़ू जाके, चूँकि झाड़ू बाइंड होता है एक कॉइल से या धागा बंधा होता है या कुछ होता है, आपको वो झाड़ू खोल के तिनका तिनका करके बहते हुए पानी में बहा देना है हफ्ते के दिन। झाड़ू देना है जुमेरात वाले दिन, ठीक है। और उसको बहाना अपने भाई के साथ, वालिद के साथ, किसी के साथ भी चली जाए, नेटी जेटी से या जहाँ बहता हुआ समंदर हो या दरिया हो, जहाँ अब जैसे साहिवाल में है तो वहाँ तो मेरे ख्याल से दरिया है, कराची में कोई है तो वो समंदर की तरफ जा सकता है, तो वो तिनके वाले झाड़ू को खोल के बहते हुए पानी में बहा दें। एक दफ़ा ही करना है बस, ये बार बार झाड़ू नहीं देना। तो इससे बहुत सारी लड़कियों की शादियाँ हुई थी, मुझे बड़ा अच्छा फीडबैक मिला था। सही, जबरदस्त। तो ये करेंगी तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। वैसे आप ना पूरा हफ्ता 2 हफ्ते डाल दें ताकि लड़कियां स्मार्ट हो जाएंगी, झाड़ू लगा के, तो वैसे भी जरा रिश्ता। देखिए मेरे हिसाब से एक्सरसाइज से ज़्यादा आपकी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसे, मुझे ऐसा लगता है दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से एक्सरसाइज आप करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आपकी डाइट इनटेक प्रॉपर नहीं होगी। बिल्कुल, कार्ब टेक को कम करना चाहिए, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। चलें, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने जो है सारे सितारों के हवाले से भी बताया, लोगों के सवालों के जवाब भी जो है एड्रेस के वक्त पता ही नहीं चलता है, बहुत सारे सवाल हमारे भी जहन में होते हैं, लेकिन आप लोगों के सवाल जो हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं हमेशा। थैंक यू सो मच अली साहब, आपने वक्त दिया। मैं यहाँ पे ब्रेक की तरफ बढ़ूंगी, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने अगले सेगमेंट में। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। तो जनाब आज मंडे का दिन है और आज तारीख जो है वो 22 अप्रैल है, और 22 अप्रैल की अगर हम बात करें तो आज यासिर हुसैन साहब जो हैं, जो कि मारूफ एक्टर हैं और अभी हमें नज़र आ रहे होते हैं, इकरा अजीज़ उनकी वाइफ हैं, एक बेटा भी उनका है। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें बहुत ज़्यादा मकबूल होती हैं, तो हम और काफ़ी सारे जो ड्रामाज हैं उसमें लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, यंग टैलेंट है। तो यासिर हुसैन साहब को सिटी एट 10 की जो टीम है और हम सबकी तरफ से वेरी हैप्पी बर्थडे। आज वो अपना जन्मदिन मना रहे हैं, तो हमारी तरफ से भी उनको बहुत सारी ढेर सारी दुआएं, अपने करियर में एक्सेल करें और जो है वो इसी तरह जैसे अच्छा काम कर रहे हैं। एक इंडस्ट्री के अंदर उन्होंने बहुत जल्दी नाम कमाया, तो यासिर हुसैन साहब और काफ़ी हम्बल आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं, खुश शक्ल हैं, खुश मिजाज हैं, तो उनको हैप्पी बर्थडे। तो हमने यकीनन बर्थडे विश तो किया है, लेकिन साथ साथ आज एक और अहम दिन है 22 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो आज अर्थ डे भी मनाया जा रहा है। और इस साल 2024 की अगर बात की जाए तो वर्ल्ड अर्थ डे की जो थीम है वो ये है कि प्लास्टिक प्रोडक्शन रिडक्शन करना है, यानी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, जो प्लास्टिक वेस्ट भी यूज़ किया जा रहा होता है, प्लास्टिक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसको कम करना है। उसकी वजह क्या है कि ये जो प्लास्टिक का फुजला होता है या जो एंड प्रोडक्ट है वो ख़त्म नहीं होता है, वो एनवायरनमेंट को जो है वो ख़राब कर रहा है, जिसमें हमारा समंदर भी आ जाता है, हमारा जो आबो हवा है वो भी आ जाती है। पूरी दुनिया का जो एनवायरनमेंट है उसको ख़राब करने में प्लास्टिक का एक बहुत अहम किरदार है। तो उसको रिडक्शन के हवाले से पाकिस्तान में भी बहुत सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। हमने देखा कि अभी भी हालिया दिनों में ख़बरें आ रही थी कि जी प्लास्टिक की थैलियों पर पाबंदी लगाई गई है, इससे पहले भी कई दफ़ा लगाई गई है, लेकिन अमल दरामद नहीं होता। तो क्या क्या मज़ीद किया जा सकता है हमारे माहौल को बेहतर बनाने के लिए, एनवायरमेंटल चैलेंजेस को निमटने के लिए और अर्थ डे के हवाले से अपनी अर्थ को सेफ और हेल्दी रखने के लिए? तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारीफ़ कराती हूँ। मुस्लिम रज़ा सैयद हमारे साथ मौजूद है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो मुस्लिम साहब, कैसे हैं आप?
ऑल वेल इन कंट्रोल एज यूजुअल। जबरदस्त, उम्मीद है कि एनवायरनमेंट भी इन कंट्रोल हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, उसके मुतालिक फिक्रमंद हैं हम बहुत बात ज़्यादा। करेंगे उस हवाले से। हुमैरा सैयद भी हमारे साथ मौजूद हैं और आपको भी वेलकम करते हैं। हुमैरा, Thank आप you so हेड much. ऑफ एनवायरनमेंट साइंस है, एजुकेशनिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो बिल्कुल, सबसे पहले मुझे थीम इस दफ़ा बहुत पसंद आया और बहुत रेलेवेंट थीम है बहुत अगर हम relevant। अर्थ डे की बात करते हैं, क्योंकि हमने लाइट सेविंग के हवाले से पहले बात की है अर्थ डेज में, और हमने कैंडल विजिल्स भी देखे हैं और बहुत सारी चीज़ें, अंधेरा भी किया है कई दफ़ा हमने देखा सिंबॉलिकली। इस दफ़ा जी प्लास्टिक प्रोडक्शन रिडक्शन है, आप इसको कितना हम देख रहे हैं और कंट्रीब्यूशन प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा है टूवर्ड्स एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स। व्हाट इज़ योर से मुस्लिम साहब? देखो रमशा, मैं हमेशा हर प्लेटफॉर्म पे बात करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कानून बने हैं और पॉलीथीन बैग्स जो प्लास्टिक बैग्स होते हैं, ये मैं एक प्रोग्राम कर रहा था उबैदुल्ला बेग मरहूम के साथ, जो बहुत अच्छे इन्वायरमेंटिस्ट थे, बड़ा ही बहुत ही काबिल इंसान थे। उन्होंने कहा कि ये एक दफ़ा प्लास्टिक का जो बैग आप मिट्टी में डाल देते हैं तो वो तकरीबन 800 से 1000 साल तक डिकम्पोज नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही। और ये एक इतना बड़ा हैज़र्ड है कि अगर इसकी अगर उसमें हम जाएं गहराई में, तो मैंने ट्रैवल किया यहाँ से कराची से इस्लामाबाद तक का, तो बाई ट्रेन किया। तो मैं ट्रेन में नेचुरली बीइंग अ हॉर्टिकल्चरिस्ट, मुझे दरख्तों से लगाव है, ग्रीनरी से प्यार है, तो मैंने रास्ते में देखा, मुझे कीकर के दरख्तों में चारों तरफ पॉलीथीन बैग चिपटे हुए नजर आए। हवा से लिपट जाते हैं। अब ये देखो कि वो जो हमारा फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, जब ये पॉलीथीन बैग जाके चिपक जाएंगे उसको, तो वो बेचारे पौधे जो हैं, जो दरख्त हैं, वो तो फोटोसिंथेसिस भी नहीं करेंगे। जो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो आपके लिए कैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे होंगे वो? तो हमारे मुल्क में इसके कवानीन मौजूद है, उसका इतलाक़ नहीं है। और हमें जिसकी ज़रूरत है वो ये है कि एक दफ़ा इसका इतलाक़ पूरी शद्दो मत के साथ हो जाए। देखो, मैं भी एक और चैनल से पहले एक चैनल में बैठा हुआ था, तो वहाँ मैंने ये कहा कि देखें, ये इसका जो दिन है हमारा 22 अप्रैल, ये क्या था? ये 1969 में सबसे पहले एक सेंटा बारबरा में एक ये ऑयल स्पिल हुआ और वो ऑयल समंदर में आ गया। उसकी वजह से सेनेटर नेल्सन ने इतना उसको इसकी सिग्निफिकेंस को इतना महसूस किया कि वो खुद पहुंच गया वहाँ पर, और उसके बाद उतना फिक्रमंद हुए वो कि उन्होंने उसके लिए एक दिन मुकर्रर कर दिया कि हम जो है हर साल 1970 से इसका आगाज़ हुआ और उस वक्त तक अब तक 1 बिलियन लोग जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं ये बताऊँ कि देखो, 2003 में क्लिफ्टन में मैं रहता था, वहाँ पर भी एक ऑयल स्पेल हुआ, उसमें तो कोई हमारे अरबाब इख्तियार ने आके उस पर कोई तशवीश का इजहार नहीं किया। वहाँ पर एक इंसान जिसने ये देखा और उसकी इतना उसका कंसर्न हुआ वो कि पूरा दिन बनाना शुरू कर दिया उसके लिए। तो आज पूरी बनी नौ इंसानी जो अर्थ डे जो हम मना रहे हैं, इसमें जो हमारी मिट्टी है ना, इसके मुताबिक शेर मुझे याद आ गया, मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी नहीं थे। तो ये मिट्टी को अगर हमने बचाया नहीं, अर्थ को हमने बचाया नहीं, तो आज देखो रमशा, दुबई में क्या हुआ है, क्या हुआ? सारा बैलेंस आर्टिफिशियल रेन की वजह से रिपोर्ट्स मतलब देखो, जब हम नेचर को पे इंटरवीन करेंगे, जब हम नेचर से लड़ाई करेंगे, तो नेचर को हमने धकेल के दीवार पे लगा दिया। और दीवार का ये कुलिया होता है, व्हेन यू गेट योर बैक अगेंस्ट द वॉल देन यू रिटेलिएट। उसने रिटेलिएट किया। बिल्कुल ऐसा ही है, ये बात तो सही है। लेकिन अब ये हमारे पास हो क्या रहा है हुमैरा साहबा, कि जब सबसे पहले जैसे अभी हम इस थीम को ही लेके चल लेते हैं कि प्लास्टिक प्रोडक्शन रिडक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो फौरी तौर पर लोग कहते हैं यार प्लास्टिक की थैली को बंद करने से, और अब कौन दूध वाला कैसे दूध देगा, सब्जी वाला कैसे सब्जी देगा, रोटियां किस में लाएंगे। तो हमारे यहाँ एक बड़ा एक सवाल ऐसे कंसर्न हो जाते हैं। लेकिन अगर हम माजी में चले जाएं बिल्कुल तो हमारे पास सॉल्यूशंस थे। लेकिन अब क्या करें, लाइफस्टाइल कैसे चेंज होगा अर्थ को सेव करने के लिए, एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए? आप समझती हैं कि पूरा लाइफस्टाइल चेंज करने की नहीं, जरूरत है? इतना भी लाइफस्टाइल देखिए, वो ज़माना जिसको आप बहुत पुराना कहती हूँ, वो ऐसा ज़माना है जो हम लोगों ने गुजारा है। हम लोग रोटियां लेने जाते थे तो कपड़ा साथ में मौजूद होता था, कपड़े के थैले दरवाजों पे ही होते थे। एग्जैक्टली, और जूट की थैलियाँ होती थी जिसमें हमारी सब्जी वगैरह आती थी, वो सब कुछ होता था। लेकिन रफ्ता रफ्ता हम काहे लोग हैं, हमने अपने बच्चों को नहीं सिखाया। आई एम एन एजुकेशनलिस्ट, आई वर्क विद द अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। मैं
बच्चों के साथ ही काम कर रही होती हूँ। सही। और मैं कहती हूँ कि मैं उस लेवल पे अगर हम उनको सिखाएं, उनको बताएं कि प्लास्टिक जो है कितना आपके लिए नुकसानदेह है, तो ये छोटी सी एक आसानी, जैसे हम कहते हैं कि आप गए एक पॉलीथीन बैग में उन्होंने सामान आपको भर के दे दिया, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड कि हाउ बैड इट इज़, अगर आप बच्चों को ये बात समझाएं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, तो ये बच्चों के जो दिमाग होते हैं ना वो खुले होते हैं। हम लोग जो होते हैं हमारी चीज़ बहुत जल्दी में कर रहे होते हैं, हमारे पास एक बहुत फास्ट लाइफस्टाइल होता है, हम सोचते हैं कि भाई अब ये काम कर लिया, अब कौन थैला रखे कौन ये रखे, लेकिन ये हम सब ने वक्त गुजारा है जिसमें, क्योंकि इट इज़ नॉट जस्ट कि ये अनहेल्दी होता है अदरवाइज़, लेकिन ये कि जिस रोटी को आप उसमें पैक करके आते हैं वो भी टॉक्सिक हो जाती है आपकी, जब आप उसको बहुत देर थैली में रखें। फूड कंटेनर्स आप देखें ना कि जितना फूड इस वक्त बाजार में अवेलेबल है, और जो राइडिंग सर्विसेज हैं वो भी जो फूड प्रोवाइड कर रही है वो सब भी प्लास्टिक के डब्बों में आ रहा है, उसी में गर्म कर रहे हैं, उसी में खा रहे हैं, वो कितना हैजार्डस होता है हेल्थ के लिए। क्वालिटी ऑफ द प्लास्टिक इज़ वेरी बैड। ये सिर्फ ये नहीं कि प्लास्टिक की, अगर देखें ना, एक तो आपकी मजबूत क्वालिटी होती है जिसमें आपका टॉक्सिसिटी आपके फूड में कम ट्रैवल करती है, और एक जो आप बिल्कुल ही लो आप ग्रेड प्लास्टिक यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो यही अर्थ डे एक्चुअली देखिए ना, अल्लाह ताला ने ज़मीन जो बनाई तो इस तरह से बनाई कि हर चीज़ हमें प्रोवाइड की, हमें सूरज से इतने डिस्टेंस पे रखा कि वी आर द थर्ड और द फोर्थ प्लैनेट, कि हम ना तो झुलस जाए, ना ही इतना दूर रखा कि हम बिल्कुल ही बर्फ़ की तरह मुंजमद हो जाए। तो इन बिटवीन अल्लाह ताला ने हमें मौसम दिए, हमें ग्रीनरी दी, हमें बर्ड्स दिए, एनिमल्स दिए, सब इंसान के लिए दिए, अशरफुल मखलूक़ात के लिए। लेकिन उसके बाद फिर हमने क्या किया, हमने उसको तबाह करने के लिए अपनी आसाइश, आप आसाइश लें, क्यों ना लें। मुझे ऐसा लगने लगा है कि अभी क्या हो रहा है, जैसे आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, बच्चों को पढ़ाती भी हैं, तो अब ज़रूरत इस चीज़ की है कि हर सतह पर जो ना एक एनवायरमेंटल साइंस का जो डिपार्टमेंट हमने खाली यूनिवर्सिटीज़ में बना दिया है, उसको हम स्कूल लेवल पे भी लेकर आए, और वहाँ पर भी इन्वायरमेंट, जैसे आपने कहा कि इसके बारे में बताना, सिखाना, बच्चों को ट्रेनिंग देना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम इस पर भी बात करेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। बात हो रही है अर्थ डे के हवाले से, तो दो बुनियादी सवाल हैं, दोनों ही की तरफ लेके बढ़ूंगी कि एक तो चीज़ ये कि हमारे यहाँ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए मेजर जो चीज़ें हैं, चीज़ा आपको क्या लगता है कि करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ ये कि प्लास्टिक का जैसे थीम है, इस दफ़ा थैलियों पर पाबंदी लगा दी गई है, नहीं आप पाबंदी लगाते हैं लेकिन बाज़ारों में अवेलेबल है, क्रैक डाउन क्यों नहीं करते इस हवाले से, सख्त एक्शन लें, प्रोडक्शन बंद करवाएं, उनकी जो है सप्लाई बंद कराएं, ताकि जो है ना वो फिर रुके, खाली ये खबर में जारी जाता होता नहीं है। क्या करना चाहिए इसमें? देखो इसका जो मॉडस ओपरेंडाई है वो क्या है कि जब किसी मुल्क में जंगी सूरत हाल होती है, ये जंगी हिकमत अमली क्या होती है कि आप वहाँ से उसके एम्यूनिशन डिपो को तबाह कर देते हैं, ऐसे ही है ना, कि सप्लाई लाइन कट कर देते हैं। तो यहाँ पर जो है ये जब बजाय ये कि आप हर शॉपकीपर के पास जा रहे हैं, उसको ऊपर छापा मार रहे हैं, उसको मना करें, इससे बेहतर है कि वो फैक्ट्रीज जो कि पॉलीथीन बैग्स को बना रही हैं, अगर आप एक दफ़ा उन पर जाके उनको, उसमें आपको ज़्यादा नहीं काम करना पड़ेगा, चंद ज़्यादा से फैक्ट्रियाँ नहीं होती, कि और उसको पकड़ें और उनको वहाँ से उन पर ये एम्बार्गो करें, तो आप खुद ब खुद जब आपको अवेलेबिलिटी नहीं होगी किसी चीज़ की, तो कैसे अपने स्टोर्स में लाएंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊँ इसमें, एक मकसद ये नहीं कि हम उसको बंद करने का कह रहे हैं जी, आप कंपनीज या फैक्ट्रीज को बंद कर दें, आप उनको ऑल्टरनेटिव पे जाएं। और ये सब, और ये हमारी नेशन में देखो रमशा, वी हैव गॉट अ वेरी टैलेंटेड नेशन। हमारी जो कौम है इसमें बहुत पोटेंशियल है, ये स्विच ओवर हो सकते हैं, बहुत से लोगों ने अपने आप को स्विच ओवर किया है, ऑल्टरनेट प्रोडक्शन पे जाएं, बिल्कुल। अच्छा, जितना ये लो ग्रेमेज की जो पॉलीथीन बैग्स होते हैं, जो बड़े लाइट वेट होते हैं, सबसे ज़्यादा जो हैजर्डस होते हैं वो ये होते हैं, क्योंकि ये हवा से उड़ते हैं। मैंने एक स्कूल में मैं पढ़ाता हूँ एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर मैंने अपने बच्चों को बताया कि अगर आप बड़ा लाइट वेट का एक पॉलीथीन बैग को अपनी हथेली पे रखें और ज़ोर से फूंक मारें, तो देखें कितनी दूर तक उड़ के जाता है वो। तो वो जब ये हमारी फिजा, यही हमारे चोक्स कर रहे हैं, हमारे गटरों में जा रहे हैं, और हमारी तमाम जितनी इस तरह इसकी जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं। तो हम अब एक गाड़ियों के बम्पर्स बनते हैं, वो तो बाल्टियाँ बनती हैं, वो उसको नुकसान नहीं है, वो प्लास्टिक की बनती हैं, सब कुछ बनती है, लेकिन जो लाइट वेट जो प्लास्टिक है, जो वन यूज़ कहते हैं इसको, वन यूज़ प्लास्टिक, दैट हैज़ टू बी कर्टेल्ड। अच्छा, एक और चीज़ ये, जैसे भी सर भी बात कर रहे हैं कि हम कहते हैं पढ़ाने का
क्योंकि देखिए अब जो नए लोग आ रहे हैं उनको तरबियत देना भी हमारे माशरे का काम है। हमने कहा ना कि अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, जी सिखाया जाएगा, वो पेन लेंगे बच्चे आज के तो कल जो है ना प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अब इन्वायरमेंटल चेंज की बात तो बहुत हो रही है, लेकिन सेविंग की बात नहीं हो रही है। हमें क्या है और ग्रास रूट लेवल पे, स्कूल लेवल पे हम क्यों नहीं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करा पाए? एक चैप्टर है, पढ़ाते हैं इन्वायरमेंटल चेंज का और इन्वायरमेंट साइंस का, और उसके बाद निकल जाते हैं। वेरी फ्रैंकली देखें वी हैव 2 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल सिस्टम, इनफैक्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्कूल सिस्टम्स इन पाकिस्तान। हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म के स्कूल सिस्टम्स हैं। एक तो वो कहते हैं जो एलीट क्लास का स्कूल सिस्टम है, जिसमें अमूमन जो बच्चे हैं वो पढ़ कर यहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर हमारा एक मिडिल हमारा आता है, जिसमें जो हमारा मिडिल क्लास का तबका होता है, जो मैट्रिक सिस्टम कर रहा होता है, वो वाला होता है। और फिर एक लोअर मिडिल क्लास आता है, जिसमें हमारे गवर्नमेंट स्कूल कि जिनको नाम की तालीम होती है। मैं बिल्कुल बांगे दोहल इस बात को कहती हूँ, बिल्कुल नाम की तालीम होती है। अब क्या होता है, जो एलीट क्लास के स्कूल्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग, उनकी टीचर्स, हर चीज़ वो प्रैक्टिकली उनको करके दिखाते हैं। फिर जो मिडिल वाले आते हैं, दे के नॉट अफोर्ड मच। अब वो क्या होता है, उनके पास ना टीचर्स, क्योंकि टीचर्स भी उसी बैकग्राउंड से आती हैं, ना वो उतना सिखा पाती हैं, ना उनके पास इतना टाइम होता है कि वो सिलेबस के आगे कुछ कर सके। इसमें आप लोग का मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। आप लोगों के मीडिया में आप लोग अगर इस तरह के प्रोग्राम्स लॉन्च करें जहाँ पे आप बच्चों के लिए कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के ऊपर, बिकॉज आई फील के मीडिया जो है ना अब बच्चों के लिए कुछ कर ही नहीं रहा है। अब सिर्फ हम एडल्ट कंटेंट होते, मतलब एडल्ट कंटेंट से मुराद ये कि ड्रामे हैं, आपके म्यूज़िक है, एग्जैक्टली सब कुछ बड़ों के लिए, सब कुछ एक टारगेट आपकी वो है। लेकिन अगर हम बच्चों के लिए कुछ करना चाहें, यकीन करें कि क्या हम लोगों ने बचपन में अपने बच्चों के प्रोग्राम्स देखे हैं, मतलब हमने ऐनक वाला जिन भी देखा है, हमने मुख्तलिफ, तो अभी भी अगर हम यही चीज़ें थ्रू मीडिया भी अगर हम पोर्ट्रे करें अपनी इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन, मतलब डिफरेंट चीज़ों की प्रोटेक्शन के, यहाँ तक के पौधे किस तरह से उगाने, अब मैं समझती हूँ कि इन चीज़ों का फुकदान हो गया है। अब जैसे भी आप ऑल्टरनेटिव उसकी बात करेंगे, प्लास्टिक बैग्स हटा के पेपर की अब बात करते हैं। पेपर इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कमोडिटी एट द मोमेंट। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारे पास ट्रीज़ की प्रोडक्शन कम हो गई है। आपका पेपर आपको ट्रीज से मिलता है, अगर आप दरख्त उगाएंगे तो आपको पेपर मिलेगा, अगर आपको पेपर मिलेगा तो आप प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव कर सकते हैं। अगर हम इस वक्त इंपोर्ट कर रहे हैं बिल्कुल, मैं इधर ही आ रही थी कि बहुत हद तक प्रिंट करने के लिए हमारे पास पेपर एग्जैक्टली बिल्कुल। तो जब हम हर चीज़ इंपोर्ट करें, जो कि हम बहुत आसानी से इस शहर में उगा, इस शहर में, मैं पूरे पाकिस्तान की बात नहीं करी, मैं तो अपने कराची शहर की बात कर रही हूँ कि आप दरख्त बहुत आराम से उग सकते हैं अगर आप उगाना चाहें। मैं इसमें ऐड करता हूँ मेरा की बात में कि जापान में जब एक बच्चा पैदा होता है, नाम पे 6 दरख्त लगा दिया है। अब देखो, लुक एट देयर विजन, दिस इज कॉल्ड विजन। उनको पता है ये बच्चा है, ये तालीमी दरसगाह में जाएगा, वहाँ पे उसको कॉपी भी चाहिए, वहाँ उसको पेंसिल भी चाहिए, ये सारी इसका बाय प्रोडक्ट कहाँ से आएगा? दरख्तों से आएगा। तो उस तरीके से वो इस तरह की, अब यू नो दैट हमारा पाकिस्तान में फॉरेस्ट कितना है? 2.5 विच हैज़ टू बी 25। ये कुलिया है, ये फिनोमिना है। मैं आज के दिन के हवाले से तमाम कौम को पैगाम देना चाहता हूँ कि भाई खुदारा अपने हिस्से का काम करें आप, क्योंकि अगर हमने दरख्त नहीं लगाए और हमने अपने फॉरेस्ट को नहीं बढ़ाया तो वी विल बी फेसिंग अ वेरी डायर कॉन्सिक्वेंसेस। और वो डायर कॉन्सिक्वेंसेस होंगी क्या? उसका सारा जो इम्पैक्ट आएगा ना, वो हमारा आएगा फूड सिक्योरिटी पे, हमारी ग़िज़ाई हम किल्लत का शिकार हो जाएंगे हम। और फिर मैं यही बात कहता हूँ कि उस वक्त ना तो तुम्हारी लेमोजीन काम आएगी, ना मेरा बिग फार्म हाउस काम आएगा। मैं जब पेट में मेरी भूख होगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये सब चैलेंजेस हम कोविड के दौर में देख भी चुके हैं। बैंक बैलेंसेस जो है वो फुल थे, लेकिन ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से लोग बेबस थे, बेहाल थे। तो हम अभी, अल्लाह ताला ने हमें बहुत क्लोजली दिखा दिया, और आगे जो आने वाला दौर है उसमें जंगें, उसमें जो लड़ाइयाँ, उसमें जो ममालिक की जीत होगी वो फूड सिक्योरिटी पर ही होगी, वो पानी पर ही होगी, वो इन बेसिक नेसेसिटीज़ पर होगी। तो हमें उसको सेव करना है। और जाते जाते हम देख रहे हैं कि इम्प्लीमेंटेशन होने की बात हो रही है, प्लास्टिक प्रोडक्शन रिडक्शन के हवाले से बात हो रही है, थैलियों पर पाबंदी लगाने के हवाले से बात हो रही है। सब अपनी जगह बजा हैं, लेकिन खुदारा आप भी अपनी तरफ से दरख्त लगाएं, जैसे कि मुस्लिम साहब ने भी कहा। और हुकूमत से भी गुजारिश है कि हमारे पास इतना बड़ा सी बेल्ट मौजूद है, मलेशिया की मिसालें मौजूद हैं, थाईलैंड की मिसालें मौजूद हैं। उन्होंने अपने पूरे सी बेल्ट के ऊपर दरख्त लगाए हुए हैं, पाम्स उगाए हुए हैं, डिफरेंट दरख्त लगाते हैं, उनसे पूरी प्रोडक्शन होती है, बिजनेस कर रहे हैं, इकॉनमी में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, और एनवायरनमेंट को भी वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास बहुत बड़ा सी बेल्ट मौजूद है, कराची से लेकर गवादर तक।
तो उस पर ही अगर हम प्लांटेशन कर लें और अगर उसमें हुकूमत कुछ सीरियस लें इन चीज़ों को, तो बहुत बेहतरी हमारी अर्थ में भी आ सकती है, हमारे मुल्क में भी और इकॉनमी में भी आ सकती है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो। रमशा कमल को दीजिए इजाज़त, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।